सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से फास्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो सर कल क्या देखने वाले थे हम? कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे आपके कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन चैप्टर के, उन्हीं को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में न्यू चैप्टर लेंगे विच इज कॉल्ड द स्ट्रेस और वी कैन से वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सॉइल मास, वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी आ चुके, एक बार थम्स अप करिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ताकि स्टार्ट कर सके। वॉइस ऑडिबल है, जल्दी से देखिए, ऑडिबल है और सब कुछ विजिबल है, कोई लैकिंग तो नहीं हो रही है? नो साउंड? साउंड तो स्टार्ट है बेटा, साउंड नहीं आ रहा क्या? देखिए एक बार चेक करिए, चेक करिए साउंड। ओके सर, ऑल ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा वेट करिए, अभी 4 ही बच्चे आए, थोड़ा सा सभी एक बार आ जाएं, एक बार सभी स्टूडेंट्स एक बार आ जाएं, उसके बाद देखते हैं। वेट करिए थोड़ा सा जल्दी से। तो लास्ट जो क्वेश्चन था अपना उसको डिस्कस करता, तब तक स्टूडेंट्स आ ही जाएंगे। देखिए लास्ट को जो क्वेश्चन है इन टर्जागी थ्योरी, टर्जागी वन डायमेंशनल थ्योरी की बात कर रहा है। बोला भी था आपको, जिसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप निम्बस लर्निंग पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर वन शॉट सीरीज होगा, उसके अंदर देख लीजिएगा टर्जागी थ्योरी के बारे में, बिल्कुल डिटेल में वहां पे दिखाया गया है आपको। टर्जागी थ्योरी फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, which of the following is not an assumption, assumption की बात करें, इनमें से कौन सा assumption नहीं है? among which of the following is not an assumption? तो सर देखेंगे soil is completely saturated, बिल्कुल। टर्जा की थ्योरी के अंदर सॉइल कैसी होती है? कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है, बिल्कुल। इट इज इनकम्प्रेसिबल, सॉइल हमेशा इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक है। और सॉइल इज होमोजीनियस, होमोजीनियस होती है। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या सर, हेट्रो, हेट्रो नहीं होती है, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट। डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड, नहीं, डार्सी लॉ इज वैलिड होता है। गलत कौन सा हो गया? नॉट अजम्पशन कौन सा हो गया सर? सी हो गया, ठीक है। और फ्लो इज लैमिनार, ये भी याद रखिएगा, फ्लो इज लैमिनार, देयर विल बी नो वॉल्यूम, ठीक है, फ्लो इज लैमिनार। क्लियर हुआ सभी को? गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग जितेंद्र, सभी आ चुके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन, आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड देंगे आराम से, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस मतलब इतना सा कि आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऑन अ प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट, ऑन अ प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट ऑन अ सेमी लॉग फॉर अ सॉइल, द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन इज रेफर्ड एज, द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन इज रेफर्ड एज। पूछ रहा है कि प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट है किस कौन सी स्केल पे सर? सेमी लॉग स्केल के ऊपर। द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन इज, बताइए जल्दी से। इतनी बार कल डिस्कस कर चुके हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। केवल अभी तक एक ही स्टूडेंट्स का आंसर आया है, वो भी नवीन का। बाकी स्टूडेंट्स 30 सेकंड से एक्सीड कर गए हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन में मयंक, ओके मयंक का भी आ गया, वेल डन। स्टॉप करिए, देखिएगा। तो लैंग्वेज चेंज होते ही आंसर चेंज नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज हो रही है, आंसर सेम सर वही रहेगा। प्रेशर वॉइड रेशो, प्रेशर वर्सेस वॉइड रेशो ऑन सेमी लॉग स्केल, ऑन सेमी लॉग स्केल। अरे लॉग स्केल के ऊपर बनाते थे ना कि प्रेशर वर्सेस वॉइड रेशो, ठीक है। प्रेशर से वॉइड रेशो कैसा होता सर? ये लीनियर होता था, ये लीनियर होता था, बिल्कुल। तो लीनियर पोर्शन किसको शो करता है सर? कंप्रेशन इंडेक्स को, सीसी को। फॉर्मूला क्या होता है? डेल ई अपॉन में लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? मयंक, नवीन, आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। कंप्रेशन इंडेक्स सीसी को कैलकुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बिहेवियर इज यूजिंग एक्सप्लेन बाय स्प्रिंग एनालॉजी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स, देखिएगा फास्ट। नवीन का आंसर आ चुका है, धनंजय का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बिहेवियर इज एक्सप्लेन यूजिंग स्प्रिंग एनालॉजी। तो बताया भी था, कल भी आपसे डिस्कस किया था। मयंक, राजकुमारी, धनंजय, नवीन, सभी का आंसर आ चुका है। तो टाइम को यहीं पे स्टॉप कर देते, काफी है। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी के बेस पे बोल रहे थे। स्प्रिंग वही बात है, स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी के बेस पे कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? तो सर स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी होती क्या है, कहां यूज कर सर? टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर जब आप निकालोगे परमेबिलिटी, तब आप किसका यूज करते हो सर? स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी का यूज करते हो। तो कहां यूज करते हैं सर? टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर। तो उसके अंदर क्या फाइंड आउट करते हैं सर? तो दिख रहा है कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? तो कहां इसको यूज करते हैं सर? कंसोलिडेशन के अंदर। क्लियर? सभी का आंसर बिल्कुल सही है, देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड योर टाइम स्टार्ट्स
नाउ 30 सेकेंड्स देखिए, while studying the consideration of a soil mass, the method of square root of time is used primarily to determine square root of time। क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है, जल्दी से बताइए फास्ट। 51 का आंसर आ चुका है, नवीन एंड धनंजय, बिल्कुल 51 और फिर आंसर लिखिएगा ताकि समझ में आ जाए किसका आंसर चल रहा है, ठीक है। नवीन, धनंजय, राजकुमारी एंड मयंक, सभी का आंसर आ चुका है, क्या सही है? बिल्कुल, स्टॉप हो चुके आपके 30 सेकेंड्स। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, कल आपको डिस्कस भी किया था कि एक फॉर्मूला याद रखना है सर, वो भी कौन सा? टाइम फैक्टर, इट इक्वल्स सीवी अपॉन में डी स्क्वायर। सीवी निकालते हैं कैसे? टीवी डी स्क्वायर बाय टी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है सर? ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला ही तो होता है सर, T90 और T90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे, D90 एंड T90। वो 90 क्या शो करेगा सर? आपका ड्रेनेज और टाइम रिक्वायर्ड फॉर। तो टीवी सीवी जो है क्या फाइंड आउट करेगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन विच इज कॉल्ड दी सीवी। स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड और सेकंड होता है लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। दो मेथड होते हैं, स्क्वायर रूट और एक लॉगरिथमिक। क्लियर हो? एक में 90 यूज होता है, एक में 50 यूज होता है। बिल्कुल, स्क्वायर रूट के अंदर 90, बिल्कुल नवीन कह रहे हैं, बिल्कुल T90 बिल्कुल सही है। तो सीवी के लिए होता है, और सीवी निकाला अपन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स, देखिएगा किसका आंसर आता है एग्जैक्ट। Which of the following is not attributable to the phenomenon of consolidation of soil? इनमें से कौन सा फैक्टर एट्रीब्यूट डिनोट नहीं करता है किसको? कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल को। जल्दी से बताइए, 52 का बताइए जल्दी से, आंसर आना स्टार्ट हो गया। क्या आ गया आंसर सर? नवीन का, राजकुमारी, धनंजय, सभी का आंसर आ गया एंड आप टाइम स्टॉप्स, 30 सेकेंड्स हो चुके। देखिएगा इनमें से कौन सा फैक्टर है या इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि कंसोलिडेशन को एट्रीब्यूट या डिनोट नहीं करता या उसको एक्सप्लेन नहीं करता, उसको डिफाइन नहीं करता। एट्रीब्यूट का मतलब समझ रहे हो? किसी को दर्शाना, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट करते हैं। तो एट्रीब्यूट नहीं करता है, कह रहा है नॉट एट्रीब्यूट फॉर फिनोमिना। किस फिनोमिना? कंसोलिडेशन की बात कर रहा है। कंसोलिडेशन के अंदर कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना सर, बिल्कुल कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। और कॉम्पैक्शन सर इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, ये आपने लिखवाया था, हम आपको बताया था, बिल्कुल। तो ये तो सही है, नहीं है वो पूछना है अपने को। वॉल्यूम रिडक्शन इन ड्यू टू द एक्सपल्जन ऑफ एयर। अरे सर एयर कहां होती है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो एक्सपल्जन ऑफ, अगर एयर बोल रहा है, केवल एयर बोल रहा है, तो सर क्या बोलेंगे? वो तो कॉम्पैक्शन की बात कर रहा है, पर आपने पूछा क्या यहाँ पे? कंसोलिडेशन। तो कौन सा नहीं है? तो यही तो आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर बी हो गया। देखिए आगे देखते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑकर्स व्हेन सॉइल इज लोडेड विद एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट। भाई कंसोलिडेशन कब होता है? जब उस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा हो, या फिर सेल्फ वेट से भी क्या हो? कंसोलिडेशन होता है, बिल्कुल होता है सर। एक्सटर्नल लोड अप्लाई करना पड़ता है, सेल्फ वेट, बिल्कुल। फिर बात करें सॉइल इज कंप्लीट सैचुरेटेड, बताया था एट एवरी स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट, बताया था आपको। प्राइमरी के एंड ऑफ द प्राइमरी में भी एस की वैल्यू क्या रहेगी सर? 1 रहेगी। क्लियर हुआ? तो किसी भी स्टेट के अंदर सॉइल कैसे होगी सर? कंप्लीटली सैचुरेटेड होगी। तो कौन सा नहीं होगा कि वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू द एक्सपल्जन? अगर यहां लिखता वाटर तब तो ये सही होता, इसने क्या लिख दिया? एयर, मतलब क्या बोल दिया? कॉम्पैक्शन। हम बात करें कंसोलिडेशन की, बी हो गया आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल विदाउट रिप्लेसिंग द वाटर बाय एयर। बताइए, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, 53 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नवीन, राजकुमारी एंड धनंजय, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर इज कॉल्ड एज, एंड योर टाइम स्टॉप्स। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। यार कुछ लैंग्वेज अलग है सर, कुछ लैंग्वेज अलग है, पर हमने कैसे लगाया? साउंड कम आ रही है। अब क्लियर है? देखिए अब क्लियर है साउंड, जल्दी से फास्ट चेक करिए। ओके, तो देखिएगा, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन दी वाटर कंटेंट। अरे सर क्या बोल रहा है ये? वाटर कंटेंट का डिक्रीज करना है, वाटर कंटेंट को डिक्रीज करना है वो सैचुरेटेड सॉइल
विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर, एयर नहीं आनी चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए। तो यही तो होता है कि वाटर को डिक्रीज करना। भाई कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ द वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो सर एक्सपल्जन ऑफ वाटर, वाटर का एक्सपल आउट कर रहा है, बट क्या बोल रहा है? एयर नहीं आएगी। अरे बताया तो था अभी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। तो एयर कहां से आएगी? एयर कहां से आ ही नहीं सकती है। तो ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? सर कंसोलिडेशन कहते हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 30 सेकेंड्स। द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट एट अ गिवन टाइम indicate the rate of change of, indicate the rate of change of, rate of change of 54 का कितना है सर? जल्दी से बताइए। कुछ अलग क्वेश्चन है। धनंजय बोल रहे सर ए होगा। बेटा ए तो नहीं होगा, किसकी बात कर रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी। राजकुमारी, नवीन सी बोल रहे हैं। देखते हैं। स्टॉप। दो चीजें अगर आपको डिफाइन करनी है यहाँ पे, ये बहुत कुछ नया था। आइसोक्रोन क्या होता है सर? आइसोक्रोन का मतलब होता है जिसके अंदर पोर प्रेशर विद डेप्थ के साथ जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं आइसोक्रोन। क्या बोलते हैं? पोर प्रेशर विद डेप्थ के साथ। तो द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट गिव अ टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर विद डेप्थ। याद रखिएगा, पोर प्रेशर विद डेप्थ। तो सी हो गया आंसर। ठीक है सभी का? बिल्कुल। राजकुमारी, मयंक और नवीन, सी हो गया। तो सर एक तो होता है आइसोक्रोन और एक होता है आइसोबार, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस आइसोबार, स्ट्रेस आइसोबार, और वी कैन से प्रेशर बल्ब, प्रेशर बल्ब भी कहते हैं। आपको सिर्फ आइसोबार याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला चीज है ना। एक तो आइसोक्रोन हो गया और एक आइसोबार हो गया। क्रोन का मतलब पोर प्रेशर विद डेप्थ और आइसोबार का मतलब क्या होगा? सर बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइसोक्रोन क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल स्ट्रेस इन आइसोक्रोन। आइसोक्रोन तो बेटा बता दिया ना, पोर प्रेशर विद डेप्थ होता है। आइसोबार होता है इफेक्टिव स्ट्रेस विद डेप्थ के साथ में। इफेक्टिव स्ट्रेस विद डेप्थ इज नोन एज सर आइसोबार होता है। क्लियर हुआ सभी को? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, नवीन समझ में आया कि आइसोक्रोन की बात करेगा तो पोर प्रेशर और डेप्थ के साथ में, और अगर बात करेगा आइसोबार की तो क्या कहेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस विद डेप्थ। तो ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइसोबार एंड आइसोक्रोन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ नहीं पाते सर आइसोबार पूछ रहा है कि आइसोक्रोन पूछ रहा है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फास्ट, और कमेंट करिए जल्दी से। नोट करने के बाद कमेंट करिएगा। पोर प्रेशर के और डेप्थ के साथ जो बनेगा उसको बोलेंगे सर आइसोक्रोन, और इफेक्टिव स्ट्रेस और डेप्थ के साथ जो बनेगा उसको बोलेंगे आइसोबार। डन हुआ सभी स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट करिए फास्ट, ताकि आगे चल सके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। ओके राजकुमारी, ओके देखिएगा। देखिए, and your time starts now. The pressure acting on the footing is 40 kilopascal. The consolidation settlement of the footing। देखिए सर, ये देखिए, थोड़ा सा इसको रुकिए। ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, ये जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, इसको लेफ्ट करना है अपने को। इसमें क्या है कि केवल एक ही डाटा गिवन है, भाई कुछ नहीं गिवन है, सेटलमेंट नहीं निकाल सकते। इसका एक पूरा डायग्राम है। ये गेट का क्वेश्चन है, ये आपका गेट का क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया है गलती से, ठीक है। इसमें डाटा पूरा नहीं है अभी, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, देखिएगा। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 56 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, ऑन अ प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट फॉर अ सॉइल द स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन। सर कितनी बार पूछेंगे? पता है? बताइए तो फिर क्या पता है, जल्दी से बताइए। ऑन अ प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट फॉर अ सॉइल द स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन विद रेफरेंस। सर कंप्रेशन इंडेक्स होता है, अभी तो पढ़ा था। तो आंसर क्या होगा सर? बी होगा, विच इज कॉल्ड सीसी, कंप्रेशन इंडेक्स। तो इसका कहने का मतलब क्या? इतनी बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है? स्वेलिंग कैसे बोलेंगे बेटा? स्वेलिंग कैसे बोलोगे जितेंद्र?
प्रेशर वॉइड रेशियो प्लॉट बनाया ना यार, प्रेशर वर्सेस वॉइड रेशियो के बीच में ग्राफ बनाया है, इसका ना स्लोप कैसा था, लीनियर पोर्शन है, अभी तो बताया था कुछ इस तरह से, फिर भी गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव इंडेक्स बोलते हैं या कंप्रेशन इंडेक्स बोलते हैं। सीसी का मतलब कंप्रेशन इंडेक्स होता है। यार ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वेरियस स्टेट के एग्जाम के अंदर, वेरियस जेई के अंदर, तो क्या मान सकते हो उसको, इंपॉर्टेंट मान सकते हो उसको, याद रखिएगा। वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, 57 क्वेश्चन पे आते, देखिए अगेन बेटा, अगेन 57 क्वेश्चन देखिए सभी। द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व ऑन सेमी लॉग प्लॉट इज कॉल्ड बी। बिल्कुल सही सर, कितनी बार पूछेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, सीसी। तो ये क्या है सर, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो रिपीटेडली दिख रहे हैं वो बेसिकली पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछ रखे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन अपन नहीं करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक साथ दे दिए हैं ताकि आपको इजी हो जाए, आपको डिटेक्ट करना है कौन सा टॉपिक आता है ज्यादा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। भाई बताया, कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करना है सर, पहले फॉर्मूला लिख लेना है, पहले फॉर्मूला लिख लेना है, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल आराम से फॉर्मूला लिखिए। आंसर आना स्टार्ट हो गया किसका, 58। देखिए गलत हो गया, गलत हो गया 58 का। नवीन बोल रहे हैं सर पहले, 58 का ए कह रहे हैं, देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। नवीन ए कह रहे हैं, धनंजय ए कह रहे हैं, धनंजय बी बोल रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं ए। इसलिए ही तो बोलते हैं जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। तो क्या पूछ रहा है, if k is the coefficient of permeability and mv is the volume compressibility, सर पता है गामा w is the unit weight of the water, then the coefficient of consolidation is, तो k क्या होता है, कंसोलिडेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग cv mv गामा w होता है। पूछ क्या रहे हैं सर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ रहे हैं, मतलब सर cc पूछ रहे हैं, तो cc cv नॉट cv cc cv इज इक्वल टू k अपॉन में, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv गामा w, कहीं दिख रहा है ये k अपॉन में mv गामा w, सबसे पहला ही तो दिख रहा है सर ये k अपॉन में mv गामा w। तो c का आंसर क्या हो गया, 58 का आंसर सर, आंसर नंबर 1। तो क्या करना है, बिल्कुल राजकुमारी फॉर्मूला लिख देना है, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे धनंजय को हो गया था। आता सब कुछ है बट सर वो एक बार देखने के बाद क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 59 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए बताइए, रूट टाइम मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, रूट टाइम मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या फाइंड आउट करता है सर, टाइम फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और जो गिवन है, बताइए क्या गिवन है सर, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 60 का देखिए अभी भी वेरिएशन दिख रहा है, 59 का अच्छा बता रहे हैं, 60 पे पहुंच चुके हैं। देखिएगा रूट टाइम फिटिंग मेथड कौन सा है सर, वही तो बताया था, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड और लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड, दोनों ही क्या निकालते हैं सर, सीवी तो निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, टीवी का फॉर्मूला याद रखना है, सीवी टी अपॉन में डी स्क्वायर, वो क्या निकाल देते हैं, सीवी इज इक्वल टू टीवी डी स्क्वायर बाय टी, यही तो निकालते हैं सीवी। तो सीवी क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, बताइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए बताइए क्या होगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया किसका, पहले बोलते धनंजय सर बी होगा, अब बोल रहे सर डी होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कहते जल्दीबाजी नहीं करनी है, आंसर सही होना चाहिए। राजकुमारी डी, प्रद्युमन डी, जितेंद्र डी, वेरी गुड, एंड टाइम स्टॉप ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता चल ही चुका है लगभग। देखिए सर ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, which of the following statement regarding the coefficient of consolidation is correct, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, क्या होंगे सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो करना क्या है, तो फॉर्मूला लिखेंगे सर कंसोलिडेशन का, इक्वेशन का, के को सीवी एमवी गामा डब्ल्यू, यहाँ से कुछ समझ में आएगा सर, बिल्कुल समझ में आएगा। रिलेशनशिप देखना है तो देखो, के इसको सीवी एमवी गामा डब्ल्यू, सीवी और एमवी में रिलेशन क्या है सर, सीवी जो है 1 अपॉन में एमवी है, और एमवी क्या होता है सर,
ए बी के बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इनवर्स हो गया, तो ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स। 1 में के थोड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी बी किसके है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, तो 1 में के नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए बिल्कुल देखिए यहाँ से आ रहा है ना आंसर, ये सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो ये पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर बिल्कुल ध्यान से देखिए, सोच समझ के आंसर बताइएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। According to this assumption of Terzaghi one-dimensional consolidation theory, which of the following statement are incorrect? Which of the following statement are incorrect? A, B और C स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखिएगा। बिल्कुल सबसे पहला आंसर आया है 61 का आंसर आया है सी, 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 और राजकुमारी बोल रही हैं सर बी। देखते हैं, देखते हैं मयंक सी। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टॉप, एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। बिल्कुल बेटा देखिएगा, सर इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज में अगर हम उलझ गए तो उलझ जाएंगे। टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अरे सर स्टेटमेंट कौन सा है सर, अजम्पशन की बात कर रहा है, अजम्पशन कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर इनकरेक्ट अजम्पशन की बात करें तो सॉइल कैसी हो, सबसे पहले देखा सॉइल इज होमोजीनियस, सर बिल्कुल सही। अगर हेट्रोजीनियस लिखा तो मैं बोलता गलत है, होमोजीनियस है मतलब सही है। सॉइल इज 100% अनसैचुरेटेड, सर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड होती है, अनसैचुरेटेड थोड़ी होती, सैचुरेटेड होती है 100%, तो ये गलत हो गया। फिर द सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड, बिल्कुल सॉइल क्या होती है, कन्फाइंड होती है लेटरली, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है। तो गलत का आंसर बी हो गया, बी का ऑप्शन है ये रहा बी, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आंसर सी हो गया। बी जो बोल रहे हैं बात समझ रहा हूँ, उनका आंसर बी होगा, पर वो बी ऑप्शन नहीं बोल रहे, मैं ऑप्शन पूछ रहा हूँ तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बिल्कुल 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 नवीन, बिल्कुल सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 62 पे ध्यान देते हैं, क्या है क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 30 सेकंड्स देंगे, आराम से, गलत नहीं करना है, बस जल्दीबाजी करनी है पर गलत नहीं करना। देखिए 62 का आंसर भी आना स्टार्ट होगा। रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरी ड्यू टू द स्क्वीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। बताइए सर, बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। किस किस का आ गया, नवीन का, धनंजय, प्रद्युमन, राजकुमारी, रमेश। देखिए सर लास्ट 5 सेकंड्स है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड्स है। जितेंद्र का भी आने लग गया है। ओके स्टूडेंट्स, जिसका आ चुका है बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, कहना चाह रहा है कि रिडक्शन इन दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है। सॉइल का वॉल्यूम क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू दी स्क्वीजिंग ऑफ दी वाटर। स्क्वीजिंग ऑफ दी वाटर मतलब क्या होता है सर, पानी का निकलना, स्क्वीज आउट होना। ठीक है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ दी वाटर, वाटर का फ्रॉम दी वॉइड्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे सर, सेकेंडरी, क्रीप, प्लास्टिक या फ्लो। सर कंसोलिडेशन तो बोलेंगे, प्लास्टिक फ्लो तो नहीं बोलेंगे, क्रीप तो नहीं बोलेंगे। मुझे इतना तो पता सर, या तो प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा, जिसने जो पहली बार पढ़ रहा है या जिसने रिवीजन नहीं किया उनके लिए क्या होगा, तो सर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी। पर हमने तो रिवीजन कर रखा है, हमें तो पता है कि क्या होगा सर, प्राइमरी के अंदर वाटर को रिमूव करते हैं सर, वाटर को रिमूव करते हैं। तो फिर सेकेंडरी में क्या होता है सर, सेकेंडरी के अंदर तो केवल और केवल प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है हमारे सॉइल का, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है। जब आप उस पे से क्या कर देंगे, लोड को हटा देंगे, तो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो वाटर का रिमूव करना कहाँ होता है सर, ए, प्राइमरी कंसोलिडेशन। सभी का सही है। प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, मतलब सॉइल क्या हो जाएगी, प्लास्टिक कंडीशन में होगी, जो फ्लो करने लग जाएगी, उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक कंडीशन में हो जाएगी, प्लास्टिसिटी उसमें शो होने लग जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो फ्लो का मतलब ऐसा लिक्विड लिमिट की तरह नहीं, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लग जाएगी। जैसे आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया तो अपने आप ही कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। लिक्विडिटी अलग होती है, लिक्विड के अंदर क्या होता है कि वो बहने लग जाएगी, वो बहना बहने वाला कंसेप्ट नहीं है। कोई भी आपने स्पेसिमेन बनाया, वो स्पेसिमेन क्या हो गया सर, कुछ देर के बाद में देखा, 2 घंटे बाद में तो कुछ डिफॉर्म हो गया, तो ये क्या सब प्लास्टिक फ्लो हो गया, इसको क्या बोलेंगे सर, प्लास्टिक फ्लो। क्लियर धनंजय? ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बताइए, which of the following is not a cause of differential settlement in soil foundation। यार ये तो फाउंडेशन से पूछ लिया, अभी हम कहाँ पे हैं सर, कंसोलिडेशन से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा है, पढ़ के देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा अगर थोड़ी बहुत सॉइल पढ़ रखी है आपने तो। Which of the following is not a cause of differential settlement, डिफरेंशियल सेटलमेंट का कॉज इनमें से कौन सा नहीं है।
बताइए। बताइए जल्दी से, दो ही बच्चों का आंसर आया, ध्यान से पढ़िए, आंसर आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। डी जितेंद्र बोल रहे डी, बाकी स्टूडेंट्स दो ही ने आंसर दिया अभी तक तो, और तीसरे ने गलत ही दे दिया। नहीं पता, कोई बात नहीं, देखिए पता चल जाएगा जब अपन क्या पढ़ेंगे, फाउंडेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सर ये समझाइए, आंसर तो बात की बात होगी, आंसर तो आप जब दे पाओगे आप कि जब आपको पता होगा व्हाट इज अ डिफरेंशियल सेटलमेंट। फाउंडेशन में तो होता है सेटलमेंट, क्या की बात कर रहा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट फाउंडेशन में होता है। होता क्या है, इसका मतलब है जब आपका कोई भी बिल्डिंग के अंदर 4 कॉलम है, देखिएगा किसी बिल्डिंग में आपके 4 कॉलम है, क्या बोल रहे हैं नवीन, कौन बोल रहे नवीन सर, टेबल सर टेबल बना दो, सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट बाय आईएस कोड, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। मैट या राफ्ट फाउंडेशन की दोनों की बनाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड या राफ्ट, और एक आपकी उन फाउंडेशन की सैंड और क्ले पे, पर अभी नहीं बनाएंगे, जब जरूरत रहे तब बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती अपने को कंफ्यूज नहीं होना है अभी उसको बना के। देखिए तो क्या है कि ये कोई एक बिल्डिंग है हमारी, और पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए, और ये उसकी फाउंडेशन है, हाँ सर ये बिल्कुल फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन जो है ये ग्राउंड लेवल के नीचे है, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक फाउंडेशन तो क्या कर गई, सिंक कर गई, एक फाउंडेशन सर सिंक कर गई, दूसरी फाउंडेशन सिंक नहीं करी, जैसे ये यहीं रह गई और ये फाउंडेशन कहां शिफ्ट हो गई, ये हो गई आपकी शिफ्ट, तो ये हो गया डिफरेंशियल सेटलमेंट। अभी क्या दोनों का लेवल सेम है, अब लेवल क्या हो गया आपका, वेरी कर गया, इसको बोले डिफरेंशियल सेटलमेंट। या बोलेंगे अगर दोनों शिफ्ट करी तो एक कम करी और एक ज्यादा कर गई, इसको बोले डिफरेंशियल सेटलमेंट। वन कॉलम सेटल मोर देन दी अनदर कॉलम, बिल्कुल सही है कि एक जो कॉलम, एक जो फाउंडेशन, एक फुटिंग जो है वो क्या होगा, सेटल कर गई विद रिस्पेक्ट दूसरे के, इसको बोले डिफरेंशियल सेटलमेंट। उससे क्या होगा सर, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे आपके, क्रैक आ जाएंगे इसके अंदर, इसको बोले डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब आते हैं देखिएगा, हाँ कैसे होता है सर डिफरेंशियल सेटलमेंट, उसके कंसेप्ट देखिएगा। वेरिंग वाटर रेजाइम ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, अगर वाटर टेबल वेरी कर रही है, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो क्या कर देगी सर, वाटर टेबल से क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा यार, वाटर टेबल आएगी तो क्या करेगी, सॉइल को लूज कर देगी, प्लास्टिक कर देगी, तो प्लास्टिक कर देगी तो सेटलमेंट हो जाएगा। अगर कई बार वाटर टेबल आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, क्या होगा उसका, सॉइल को सॉफ्ट कर देगा, तो वेरिंग वाटर रेजाइम कंडीशन, ठीक है, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये सही है। ये बोल रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज, कौन सा कॉज नहीं है डिफरेंशियल, ये तो कॉज है सर, ओवरलैपिंग ऑफ स्ट्रेस सॉइल फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल यार, एक यहाँ पे घर बना हुआ है और दूसरा घर यहाँ पे बना हुआ है, इसका स्ट्रेस अगर लोड यहाँ पे लग रहा है ज्यादा, इसने क्या कर दी, बिल्डिंग ज्यादा बना दी, इसकी कॉलम फुटिंग जो इसकी फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं, तो इसका लोड कौन ले रहा है सर, आपका घर ले रहा है, आपकी फुटिंग ले रही है। अब आपकी फुटिंग लेगी तो क्या होगा, सेटल कर जाएगी एक एंड से ज्यादा और एक एंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जब आसपास में जो घर बने हुए हैं अब उनकी फाउंडेशन प्रॉपर नहीं है, तो उनका लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर पे, पास वाले स्ट्रक्चर का लोड आपके स्ट्रक्चर पे होगा ट्रांसफर, डिफरेंशियल सेटलमेंट का कॉज बनता है, कारण बनता है, बिल्कुल ये भी होगा। ये बोल रहा है कौन सा नहीं होगा, ये पूछ रहा है। अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग, अनइक्वल एक्सपेंशन, ठीक है, जब आपने फुटिंग में एक्सकेवेशन किया तो एक साइड एक्सपेंशन ज्यादा होगा, एक साइड आपका एक्सपेंशन कम हो गया, सॉइल जो है फुटिंग में, सॉइल जो है दो तरह की, जो आपके 2 कॉलम है या 4 कॉलम है, चारों कॉलम के कोने पे अगर सॉइल देखें तो एक में जब आपका एक्सकेवेशन किया तो उसका सेटलमेंट जो है, एक्सपेंशन जो हुआ उसको ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया। जब डिफरेंशियल एक्सपेंशन होगा तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी सर, डिग्रेड करेगी, डिग्रेड करेगी तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा सर, क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट होगा। तो इक्वल एक्सपेंशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ लिख दिया अनइक्वल एक्सपेंशन। अब देखिए कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग सेकेंडरी कंप्रेशन, भाई सेकेंडरी कंप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी कंप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग सेकेंडरी कंप्रेशन, तो ये इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, क्या हो गया सी, हाँ बिल्कुल। चलते नेक्स्ट पे 54 पे देखिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास पर्टेनिंग टू इट्स ससेप्टिबिलिटी टू डिक्रीज, ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी टू डिक्रीज वॉल्यूम अंडर प्रेशर,
अरे वॉल्यूम को कम करना है प्रेशर के लगाने पे क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज, बताइए विच इज नोन एज, आंसर आना स्टार्ट हो गया, धनंजय, रमेश, जितेंद्र, प्रद्युमन, अच्छा बोथ लग रहा है, ए और सी बोथ लग रहा है, देखिएगा कॉम्पैक्टिबिलिटी अलग होता है, कॉम्पैक्टिबिलिटी अलग होता है, प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कंसोलिडेशन तो एक प्रोसेस है, ये क्या प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसके अंदर वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी अंडर द प्रेशर। तो यार वॉल्यूम का डिक्रीज होना कंप्रेसिबिलिटी होता है, अब चाहे उसमें से एयर निकले चाहे सर वाटर निकले, वॉल्यूम का डिक्रीज होना इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, वो कॉम्पैक्शन नहीं कह रहा है, अगर बोलता है वॉल्यूम का डिक्रीज अंडर दी लोड, और कैसा डिक्रीज, एक्सपल्जन ऑफ दी वाटर, तब सर बोलते हैं हम क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा, सब आपका कंसोलिडेशन होगा, अभी कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे क्योंकि क्या, अगर वॉल्यूम का डिक्रीज हो चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कैसे भी हो, लूज ग्रेन्स हो, चाहे आपको वाटर वाटर एक्सपेल आउट कर रहा हो, चाहे एयर एक्सपेल आउट कर रहा हो, किसी भी तरह से हो, तो ए और सी बोथ लग रहे हैं, तो कॉम्पैटिबिलिटी अलग चीज है, कॉम्पैटिबिलिटी एक टर्म ही अलग है, ठीक है, ट्यूनिंग जो होती है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी, बैटरी नहीं बैटरी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज नोन एज कॉम्पैटिबिलिटी। श्रिंकेज एक्सपेंशन पता है, तो सी हो गया आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के ऊपर, देखिएगा अगेन इट इज रिपीटेड क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा, consolidation, consider following, consider consolidation, primary, secondary, final, the three stages that would be relevant to the consolidation of a soil deposits are, इन चारों में से कौन सी तीन स्टेजेस ऐसी है जो कि वो रिलेवेंट है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल से रिलेट करती है, आंसर आना स्टार्ट हो गया 65 का, क्या आंसर आ गया है आपका, नवीन, प्रद्युमन, राजकुमारी, रमेश, सभी का आंसर, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए बेटा, अगर ये अगर आपने कर रखा है, आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम विल बी स्टॉप सर, देखिएगा, अरे कंसोलिडेशन का प्रोसेस पूछ रहा है, इट विल हैपन इन 3 स्टेजेस, पहला सबसे पहला क्या होता है सर, इनिशियल कंसोलिडेशन, उसको बोलते हैं सेटलमेंट या बोल सकते हैं कॉम्पैक्शन, फिर होता है सेकंड प्राइमरी, और फिर होता है सेकेंडरी, ये नहीं पढ़ा फाइनल, फाइनल कुछ नहीं होता, ठीक है, फाइनल सर कुछ नहीं होता, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर द 3 स्टेजेस विच विल रिलेवेंट टू द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल, क्लियर हुआ, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल जितेंद्र, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, रिपीटेड है तभी तो, ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, अगेन इट इज रिपीटेड क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मेट्रो में आ चुका है, रेल कॉर्पोरेशन में, नागपुर मेट्रो पता नहीं कहाँ का है ये, यूके उत्तराखंड जेई का, उसमें भी आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज डिपेंडेंट अफेक्टेड बाय, किस किस से चीज से अफेक्ट करेगा सर, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सीवीएमबी गामा डब्ल्यू से अपन बोल सकते हैं, इट इज आंसर नंबर सी, कंप्रेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, आंसर हो गया सी, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा आप, क्या पता कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, जल्दी से, चलिए हो गया क्लियर, अब अपन स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, देखिएगा, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक जानते, ताकि जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो आपका क्या हो जाए सर, इट विल बी इजी, देखिए स्टार्ट करने वाले हैं जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल मास, और कई बुक्स में लिखा है सर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल मास, देखो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हद मार के 10 मिनट का चैप्टर है आपका, और क्वेश्चन भी कोई ज्यादा नहीं आते, पर जब क्वेश्चन आते हैं तो बन नहीं पाते सर, क्योंकि चीजें पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है, तो वो चीजें आपको पता रखनी है, चीजें आपको पता रखनी है, डार्क ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक ही कर दिया, ठीक है बेटा, अब देखिएगा क्या करना है आपने को, कुछ पॉइंट्स बताने आपको, चैप्टर है सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन
इन दी सॉइल, ये चैप्टर है सर, या इसको बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल। वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल, जल्दी से बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आपको पता है, बताइए जल्दी से फास्ट। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें तो जितने भी ये वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सर दो थ्योरी यूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड दी बॉसिनस्क थ्योरी एंड अनदर वन इज दी वेस्टरगार्ड थ्योरी। एक होती है बॉसिनस थ्योरी, एक वेस्टरगार्ड थ्योरी होती है। फिर इन दोनों के क्या करना है सर, इन दोनों के अजम्पशंस को डिनोट करना है, अजम्पशंस और इनका सिग्मा जेड वर्टिकल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला, बस ये दो अपने को याद रखना है। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ में इनके अलावा इन दोनों थ्योरी की अपने को याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अगर अब बात करें आगे चलते हैं देखिएगा। उसके बाद सर क्या करना है, एक होता है सर न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट इज दी न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? यहां तक क्लियर हुआ? फिर यार एक क्वेश्चन आता है जो न्यूमेरिकल होता है, और वो क्वेश्चन जब भी पता पड़ेगा जब आपको सर फॉर्मूला पता है अलग अलग फुटिंग के लिए, डिफरेंट शेप ऑफ द फुटिंग के लिए वर्टिकल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, मोर कुलाम थ्योरी, बेटा यहाँ पे नहीं है मोर कुलाम थ्योरी। वेन शियर टेस्ट क्या पूछ रहे धनंजय, ये यहाँ पे थोड़ी शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल स्ट्रेस की। चैप्टर का नाम नहीं देखा, वर्टिकल स्ट्रेस, जिसमें सॉइल मास, वर्टिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल न्यूमार्क्स चार्ट करेंगे। न्यूमार्क्स चार्ट के बाद में सर क्या देखना है, उसके बाद में सर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं आपका फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा जेड वर्टिकल स्ट्रेस फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ फुटिंग, अलग अलग फुटिंग की शेप्स के लिए। ठीक है, जैसे सर स्ट्रिप फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, इन सभी के लिए। जैसे सर तो फॉर्मूला देखिए, किसके लिए पढ़ेंगे सर, स्ट्रिप फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग और स्क्वायर फुटिंग। ये जब हो जाएगा, ये शेप्स किसी फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल, ये जो टॉपिक है सर, ये जो टॉपिक है किसके लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, केवल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ऑब्जेक्टिव का लीस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो पूछ ले, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें। बिल्कुल स्क्वायर एंड स्ट्रिप, नवीन बिल्कुल क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सर इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं प्रेशर बल्ब और वी कैन से स्ट्रेस आइसोबार। इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स देखेंगे, स्ट्रेस आइसोबार, फिर आइसोक्रोन्स को भी अब थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से टॉपिक है जो अपने को पढ़ने हैं सर, जितने भी टॉपिक मैंने इनलिस्ट कर दिए सभी टॉपिक्स आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से एक बार थम्स अप करिए फास्ट। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके, चलते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं अपन, क्योंकि अपना एम है केवल क्वेश्चन पे फोकस करना। जबरदस्ती इधर उधर अपन क्या करेंगे, चलेंगे तो उसका मतलब नहीं। थ्योरेटिकल भी जाएंगे, बिल्कुल जा भी रहे हैं, केवल टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वहीं जाएंगे। एजम्पशंस बहुत होंगे, पर एजम्पशंस वही डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, बस केवल थोड़ा आराम से, बिल्कुल अच्छा आराम से करें। क्या मैं देखा आज स्पीड थोड़ी स्लो है, मुझे लग रहा है स्पीड थोड़ी स्लो है, पर आप कह रहे हैं सर फास्ट है, थोड़ा सा नोट करिए। चलिए फिर
मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा अपन स्लो चल रहे हैं, एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, बट आप कहने सर जल्दी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। नोट करिए बेटा सभी, क्या क्या टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट करिए। नोटेड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, हो गया सभी का। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें सर, या स्टार्टिंग की बात करें कि चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सर हमारे को दो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा है, बॉसिनस एंड वेस्टरगार्ड। तो याद रखिएगा बॉसिनस और वेस्टरगार्ड थ्योरीज एप्लीकेबल फॉर द कंसंट्रेटेड लोड ओनली, ठीक है, फॉर द कंसंट्रेटेड लोड ओनली, फॉर द कंसंट्रेटेड मतलब पॉइंट लोड, फॉर द कंसंट्रेटेड लोड, फॉर द कंसंट्रेटेड लोड, कि उसका जब डायग्राम देखोगे आप, जब उसका डायग्राम देखोगे तो उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए दोनों थ्योरी एप्लीकेबल थी। कौन सी सर? वेस्टरगार्ड एंड बॉसिनस। कौन कौन सी? बॉसिनस थ्योरी एंड वेस्टरगार्ड थ्योरी। बोथ इज यूज्ड या एप्लीकेबल फॉर द कंसंट्रेटेड लोड अप्लाइड ऑन द सॉइल मास, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, फॉर्मूला बिल्कुल बताएंगे, वेट करिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी की, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी विच इज कॉल्ड दी बॉसिनस थ्योरी। फर्स्ट इज दी बॉसिनस थ्योरी की अगर बात की जाए, बॉसिनस थ्योरी की अगर बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये बॉसिनस थ्योरी जो है इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है कि सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड सेमी इनफाइनाइट और वेटलेस भी कहते हैं। तो अजम्पशन की बात करें, अजम्पशन की बात की जाए इसकी, तो सॉइल मास इज होमोजीनस, आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट, ठीक है सर। इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो है सर आइसोट्रोपिक। याद रखिएगा कि बॉसिनस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द आइसोट्रोपिक सॉइल मास। किसके लिए होती है? आइसोट्रोपिक सॉइल मास, बिल्कुल। सेकंड बात करते हैं, तो सर पहली बात तो आइसोट्रोपिक का मतलब बताइए। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी सर? सेम होगी, विच इज कॉल्ड दी आइसोट्रोपिक सॉइल। किसी भी सॉइल मास की हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक सॉइल मास। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ठीक है। पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो जिसको बोलते हैं म्यू एंड इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिसिटी इज नॉट कंसिडर्ड। याद रखिएगा पॉइजन्स रेशो, इलास्टिसिटी ई या यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज नॉट कंसिडर्ड। म्यू और ई को कंसिडर नहीं करते किसके अंदर सर? बॉसिनस थ्योरी के अंदर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ क्या बोल रहे हैं? न्यू मार्क्स चार्ट बिल्कुल आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। लेस वेट एंड इलास्टिक ऑल्सो, ठीक है। ये तो हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर बात करें सर न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में सिग्मा जेड इट इज कॉल्ड दी सर वर्टिकल स्ट्रेस। यही तो निकालना है आपको, वर्टिकल स्ट्रेस। सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बॉसिनस है तो कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा? के बी, बॉसिनस कांस्टेंट क्यू अपॉन में क्यू बाय जेड स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाय जेड स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। सर ये कैसा फॉर्मूला है? तो स्ट्रेस के बी इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा सर आपका? मेन फॉर्मूला वो होता है सर के बी की वैल्यू को पता करना। के बी क्या है?
इट इज दी बॉसिनस कांस्टेंट, बॉसिनस कांस्टेंट होता है केबी। देखिए, और इस केबी की वैल्यू क्या होती है सर, ये बता दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए। 3/2 पाई, क्या बोल रहे हैं सर, कौन बोल रहे हैं, 3/पाई लिख रहे हैं, 3/2 पाई होगा बेटा, ठीक है। 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। तो 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ये होता है सर बॉसिनस कांस्टेंट। क्लियर हुआ, ये होता है सर बॉसिनस कांस्टेंट। 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 3/5/2 होता है। अब क्या करना है, इसको केवल यहाँ पुट कर देना है, इसको केवल और केवल पुट कर देना। तो सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, अकॉर्डिंग टू दिस द सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। अरे ये तो के भी लिखा है, तो Q/जेड स्क्वायर, Q/जेड स्क्वायर, तो 3Q/2 पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ये होगा। बिल्कुल नवीन लिख रहे हैं 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाय जेड का 5/2। बिल्कुल बहुत ही मेहनत करी नवीन, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड बच्चा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए क्या देखना है सर, अगर ऐसे न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, अगर फिर भी 1% भी अगर चांस मानते हो सर, ये आर क्या होगा, ये जेड क्या होगा, ये क्यू क्या होगा, तो इसको समझना कैसे है, तो इसको समझना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये नोट करिए जल्दी से फास्ट पहले। हाँ भाटी क्या लिख रहे हैं सर, थोड़ा सा गलत हो गया बट भाटी थोड़ा सा, 1/में पाई 1/1 प्लस नहीं 2 प्लस, हाँ मैं समझ गया, वो आपने वेस्टरगार्ड का लिखा है, थोड़ा सा वेरिएशन है, देखिएगा जब लिखवाएंगे आपको तो, ठीक है। नोट करिए जल्दी से फास्ट, नोट करिए फास्ट जल्दी से स्टूडेंट्स एक बार, और कमेंट करिए। ट्वाइस है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, नोटेड। अगर सर, अगर 1% भी अगर चांस है, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर 1% भी चांस है तो कैसे क्या होगा, तो ये अगर पॉइंट लोड लग रहा है आपका, क्योंकि वेस्टरगार्ड या ओसिनस थ्योरी दोनों ही क्या है, एक डायग्राम बनाएंगे दोनों के लिए वही डायग्राम है, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है वेस्टरगार्ड थ्योरी और आपकी ओसिनस थ्योरी पॉइंट लोड के लिए एप्लीकेबल, इसलिए पॉइंट लोड आपने लगा दिया एक किसी सॉइल मास पे, सॉइल सरफेस है, 3D डायग्राम बना रहे, ये सॉइल सरफेस है और ये इनकी एक्सिस है सर, ठीक है, ये एक्सिस है। मैंने बोल दिया कि किसी इस P पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है सर, वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट P। तो कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल, Z क्या होती है सर, डेप्थ होती है आर रेडियस फ्रॉम द लोडिंग एक्सिस, बिल्कुल। अब क्या करना है, अब क्या करना है वही आपको बताने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको डायग्राम को बनाना है सर, यहां से ये दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हो गया सर आर। सर द डेप्थ क्या हुआ, तो इस पॉइंट से लेके कितने डेप्थ के ऊपर है आपका वो पॉइंट, इट इज कॉल्ड दी जेड, इट इज कॉल्ड दी जेड, जिसको बोलते हैं आपका डेप्थ ऑफ दी सॉइल मास। और अगर बात करें जिस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये बियॉन्ड से चला गया आपका, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं अपन, एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर हुआ, ये हो गया सर हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लोड कंसिडर्ड लोड, जेड इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल मास फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से कितने डेप्थ पे है वो पॉइंट। तो मैंने बोला किसी पॉइंट पे निकालना था, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, z इज दी डेप्थ। क्लियर हुआ, काफी है इतना, काफी है इतना, यहां तक समझना, ठीक है। अब देखिएगा ये डायग्राम वायग्राम हो गया। अगर बात की जाए सर, एक आपने बोला मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, उस मैक्सिमम के फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम के फॉर्मूले की मतलब कि सिग्मा जेड मैक्सिमम का जब वैल्यू क्या होगी 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर। तो क्या कंडीशन होती है, इफ द पॉइंट लोड, इफ द
if the effective stress calculated just below the point load, समझ में आ रही है कि पॉइंट लोड के नीचे, अरे सर अभी तो डायग्राम दिखा था कि अगर इस पॉइंट लोड के नीचे रेडियल डिस्टेंस में नहीं, जस्ट इस पॉइंट लोड के नीचे की अगर बात की जाए कि सर इस पॉइंट लोड के नीचे निकालेंगे तो रेडियल डिस्टेंस सर क्या हो जाएगी, 0। तो इन दिस केस इक्वेशन पता है अपने को, उसमें क्या कर देना है, आर की वैल्यू को अगर 0 पुट कर देंगे तो सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो ये क्या होता है सर, इट इज दी मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बॉसिनस थ्योरी 0.4775, बिल्कुल। धनंजय लिख रहे 0.3183, ये सर ये होता है आपका वेस्टरगार्ड का, ठीक है, ये होता है आपका वेस्टरगार्ड का, अपन चल रहे हैं बॉसिनस की, बिल्कुल वेस्टरगार्ड का होता है, ठीक है। डन हो गया, सभी ने नोट करिए, फास्ट नोट करिए जल्दी से। ओके, नोटेड हो गया। देखिए सर अब सेकंड थ्योरी के ऊपर आते हैं, जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, आप कह रहे हैं सर स्पीड ज्यादा है, पर मुझे लग रहा है थोड़ा लेट चल रहे हैं। वेस्टरगार्ड थ्योरी की बात करें, वेस्टरगार्ड थ्योरी की अगर बात की जाए तो सर वेस्टरगार्ड थ्योरी का भी क्या था, फॉर कंसंट्रेटेड लोड के लिए थी, वो भी सर कंसंट्रेटेड लोड के लिए थी, पर याद कर रखना है कि सॉइल मास इज, अजम्पशन की बात कर रहा हूं सर, सॉइल मास इज होमोजीनस एनिसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखना है कि किसके लिए होता है सर, एनिसोट्रोपिक सॉइल के लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर दी एनिसोट्रोपिक सॉइल के लिए होता है। और अगर बात करें तो क्या होता है इसके आंसर, पॉइजंस रेशियो, और अगर बात करें ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसीडर करते हैं तो म्यू एंड ई आर कंसीडर, ठीक है, म्यू एंड ई आर कंसीडर्ड, बिल्कुल सही है नवीन, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। अब आते हैं सर फॉर्मूले के ऊपर, सेम फॉर्मूला कैसे हो गया, वो जो तरीका है उसका लिखने का वो तो सेम है ना, कैसा तरीका सर, सिग्मा जेड इज इक्वल टू के क्यू बाय जेड स्क्वायर, अरे के वेस्टरगार्ड तो डब्ल्यू आ जाएगा, वहां पे बॉसिनस था तो बी आ गया था। अब हमें क्या पता होना चाहिए, वेस्टरगार्ड कांस्टेंट 1 में पाई 1 प्लस 2 आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 3/2 लिखिए, 1 में पाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 लिखिएगा, 1 प्लस, ठीक है, 1 में पाई 1 प्लस 2 आर बाय जेड का उसके पावर 3/2 होगा बेटा, ठीक है, 3/2 होगा। अगर बात करें अंडर दी पॉइंट लोड तो क्या होगा, जो अभी बता रहे थे धनंजय, या बोल सकते हैं मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस अंडर दी या बिलो दी पॉइंट लोड, बताइए क्या होगा, अरे सर सिंपल सी कहानी है, होना क्या है, ये जो सिग्मा जेड है ये क्या होगा 0.3183 क्यू बाय जेड स्क्वायर, ये भी सर कहां से है, अरे कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू को यहाँ पे भी 0 पुट करना है, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस हट चुकी है। अगर सेंटर से दूर पे अगर मेजर करेंगे, अगर सेंटर से दूर चलेंगे तो रेडियल डिस्टेंस अगर नहीं है तो मतलब क्या हो गया सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट नीचे है तो आर की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, R0 3183 क्यू बाय जेड स्क्वायर, सभी का सही है, 3183 क्यू बाय जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है नवीन, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ लिया, नोट के अंदर लिख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इनके बारे में। सर वो क्वेश्चन क्या है बेटा, वो क्वेश्चन है कि आर बाय जेड, या बोल सकते हैं क्वेश्चन पूछता है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस है, और अगर बात करें सर आपका सेकंड जो एनालिसिस है जिसको बोलते हैं बॉसिनस एनालिसिस, दोनों के अकॉर्डिंग रिजल्ट कब सेम आएंगे, जब सर आर की वैल्यू क्या हो, के बी बराबर के डब्ल्यू, कब होगा, जब आपकी वैल्यू क्या सेम हो सर, आपकी आर बाय जेड की वैल्यू क्या हो 1.52, कितना हो जब आर बाय जेड की वैल्यू 1.52, बिल्कुल सही नवीन,
बिल्कुल नवीन 1.52। चलिए अब आते हैं न्यू मार्क्स चार्ट पे, यहाँ पे खत्म हो चुका न्यू मार्क्स चार्ट। न्यू मार्क्स चार्ट और वी कैन से न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट भी कहते हैं, कई जगह इसको न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बॉसिनस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है सर, किसके ऊपर? बॉसिनस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आई इक्वल्स टू 1 अपॉन में m इंटू एन, m इंटू एन, बिल्कुल m इन दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड इज द रेडियल लाइंस। ठीक है, तो ये लेयर्ड सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है सर? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, या इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये नॉट होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, नॉट एप्लीकेबल फॉर लेयर सॉइल। लेयर सॉइल, ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेयर सॉइल। ठीक है, ड्यू टू यूडीएल हो गया, बॉसिनस इक्वेशन के ऊपर बेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फ्लुएंस फैक्टर है इसके अंदर। इन्फ्लुएंस फैक्टर आई इज कॉल्ड दी इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये पता होना चाहिए सर। आई क्या होता है? 1 अपॉन में m क्रॉस n, 1 अपॉन में m क्रॉस n। बताइए जल्दी से m क्या होता है? बता तो दिया है आपने, m इज द नंबर ऑफ सर्किल। कौन बोले? धनंजय बोल रहे हैं सर, m इज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। m क्या होता है सर? नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। एंड n is the number of radial lines। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स एंड रेडियल लाइन। तो सर क्या इसकी वैल्यू फिक्स होती है? नहीं, इन जनरल अगर बात करें, जो आप लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? नवीन जो लिख रहे हैं सर, वो जनरल होती है, इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यू फिक्स है। अगर जनरल की बात करें, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कितने होंगे सर? 10, और ये कितना होता है? 20, जो कि आप लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, m10 और n20 बिल्कुल यही होते हैं। इन जनरल की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर की यूनिट क्या होगी? जल्दी बताइए, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में m क्रॉस n। अगर मैं m की वैल्यू 10 और इसकी 20 पुट कर दूं, क्या हो जाएगा सर? 1 अपॉन में 200। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से, पॉइंट कितना बताइए? 0.00। पॉइंट कितना होगा? 0.00। क्या बोल रहे हैं धनंजय? नो, हाँ अच्छा, नो, हाँ समझ गया कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो 1/2 कितना होगा सर? 0.5 इंटू 100। ठीक है, 0.005 यही होगा, 0.005 बिल्कुल सही धनंजय, ये होगा। ठीक है, ये तो होगा सर हमारा न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट की बात में। लास्ट अगर अपन आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, वो फुटिंग वाले फॉर्मूले के ऊपर, फुटिंग के फॉर्मूलेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, फॉर रेक्टेंगुलर शेप फुटिंग। फॉर रेक्टेंगुलर शेप फुटिंग किसी को पता है फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल प्रद्युमन, नवीन, धनंजय एंड मयंक। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के लिए सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए, सिग्मा जेड फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। सर बड़ा ही आसान है, जल्दी से बता दीजिए, अगर आसान है तो जल्दी से बताइए। सिग्मा जेड कितना होगा सर? क्यू इंटू एरिया, क्यू इंटू एरिया, बी इंटू एल डिवाइडेड बाय बी प्लस एन जेड प्लस बी प्लस एन जेड। ठीक है, बी प्लस एन जेड प्लस बी प्लस एन जेड, बिल्कुल, और एल प्लस एन जेड प्लस एल प्लस एन जेड। तो क्या लिख सकते हैं? क्यू बी इंटू एल अपॉन में बी प्लस 2nz और एल प्लस 2nz, ये होता है फॉर्मूला। अभी क्या है सर? ये n और z, तो n तो है आपका स्लोप है, और z क्या है आपका? डेप्थ है, कितनी डेप्थ पे है आपका। b विड्थ और l लेंथ, ये जानते हैं सभी। q इज द लोड जो लग रहा है उसके ऊपर, ये सभी जानते ही हैं। nz की कहानी, तो n हो गया आपका स्लोप और ये z हो गया आपकी डेप्थ। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, नवीन ने भी लिखा है, नवीन ने ही लिखा है, b प्लस 2nz एल प्लस 2nz, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये सेम फॉर्मूला सर किसके लिए रहेगा? आपका सेम फॉर्मूला फॉर स्ट्रिप फुटिंग। सर ये स्ट्रिप फुटिंग क्या, जिसमें सर लेंथ बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विड्थ। कैसी दिखेगी? एक पट्टी सी दिखेगी, दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रिप फुटिंग। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रिप फुटिंग। लेंथ इज मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ।
ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा होगी विड्थ के रेस्पेक्ट से, बोले स्ट्रिप फुटिंग। बिल्कुल स्क्वायर के लिए बात करेंगे, कौन कह रहे हैं, नवीन कह रहे हैं, बिल्कुल सर स्क्वायर के लिए बात करेंगे। देखिए स्क्वायर की अगर बात की जाए तो स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे बात, बताइए फॉर्मूला बताइए। फॉर स्क्वायर शेप फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग के लिए, फॉर स्क्वायर शेप फुटिंग या स्क्वायर फुटिंग के लिए बताइए सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास, क्वेश्चन करेंगे अब, जल्दी से बताइए स्क्वायर शेप ऑफ फुटिंग के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए सर होना क्या है, ये था आपका रेक्टेंगल, ये बी हो गया, ये एल हो गया, जो भी माने आप, ये बी हो गया एल हो गया। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, स्क्वायर के लिए, तो ये बी और ये बी, मतलब ये एल बी क्या हो जाएगा सर, एल बी सर बी ही हो जाता है किसके अंदर, स्क्वायर फुटिंग के लिए। तो फॉर्मूला वही रखना है, क्यू इज इक्वल टू बी इंटू एल था तो बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी प्लस 2nz था, और एल की जगह क्या हो गया, बी प्लस 2nz हो गया, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू इंटू बी का स्क्वायर, रेक्टेंगल में बी को एल रखना है बस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या रख सकते हैं सर, ये हो गया क्यू इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू एल तो बी स्क्वायर, और बी प्लस 2nz का होल स्क्वायर, इट इज कॉल्ड दी सिग्मा जेड फॉर स्क्वायर फुटिंग, फॉर स्क्वायर फुटिंग। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को, देखिएगा क्लियर है तो डन, चलते हैं आगे, बिल्कुल सही। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट टॉपिक है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको बताया था सर इट इज अ प्रेशर बल्ब और स्ट्रेस आइसोबार, ठीक है, प्रेशर बल्ब और स्ट्रेस आइसोबार की बात हो रही है, जैसा फॉर्मूला लिख दिया आपने, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेशर बल्ब और स्ट्रेस आइसोबार की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या देखना है आपको सर, आइसोबार का मतलब होता है इफेक्टिव स्ट्रेस और डेप्थ के साथ जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं आइसोबार। तो इट इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन द इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस डेप्थ इज नोन एज, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। line joining the point of, line joining the point of equal vertical stress with depth, इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस मतलब इसका जो डायग्राम बनता है सर वो कैसा बनता है कि ये एक फुटिंग है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनता है, दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं प्रेशर बल्ब की तरह दिख रहा है। और ये लाइन क्या जॉइन करी, इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस के पॉइंट को जॉइन करी, जैसे कंटूर होता है आपका, तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर। इस तरह से ये क्या है, इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस को क्या कर रही है सर, ये ज्वाइन कर रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेस आइसोबार या आइसोबार कहते हैं। इसमें याद रखना है कि 0.2Q, 0.2Q के बाद अगर आपका जो लोड लग रहा है यहाँ पे, ये Q लग रहा था, ये Q जो लोड लग रहा था, ये जो पूरा जो Q लोड लग रहा है इस फुटिंग के ऊपर, ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, अगर ये लोड 0.2Q पे अगर पहुंच जाएगा तो इसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा सर, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये तो हो गया स्ट्रेस का स्प्रेड। अगर डेप्थ की बात करें 1.5 ऑफ इट्स विड्थ, अब ये सर विड्थ क्या है, ये इसकी विड्थ है, अगर डेप्थ उसकी कितनी हो जाए सर 1.5 ऑफ इट्स विड्थ, जेड की वैल्यू क्या हो जाए 1.5 ऑफ इट्स विड्थ, तो स्ट्रेस जो का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ, 1.52 एंड प्रेशर इज 0.2Q, बिल्कुल सही है, 1.5 बोल दीजिए, 1.52 बोल दीजिए ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ का 1.52 के ऊपर और या 0.2Q के ऊपर, दोनों में से जो भी हो उसके ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट खत्म हो जाए। कैसे सर, कि एक लाइन में आपके 10 बच्चे खड़े, 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं आपके, देखिएगा सर, आपने एक को फोर्स लगाया, आपने एक को फोर्स लगाया तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे एक्सर्ट हुआ, जो उस फोर्स के पास में, मेरे जो हाथ के पास में थे, जैसे जैसे दूर चले गए वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता गया, और आखिरी जो 10वां बच्चा उसको वो क्या होगा, वो सिर्फ खड़ा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये क्या हुआ कि डेप्थ के साथ साथ क्या हो रहा है, इफेक्ट कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, जैसे नीचे चले गए उसका इफेक्ट क्या कम हो गया। तो कितने इसके लोड के, उस 0.2 लोड के ऊपर, जो भी लोड है उसका 0.2 कर दीजिएगा, 1.5 विड्थ का 1.5 के डेप्थ के ऊपर ये इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो इसको बोलते हैं सर आइसोबार या स्ट्रेस आइसोबार। प्रेशर बल्ब की बोलते हैं सर, शेप देखो बल्ब की तरह ना, बल्ब की तरह। तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस को ज्वाइन करता है वर्टिकल स्ट्रेस के इक्वल पॉइंट को विद डेप्थ इज नोन एज स्ट्रेस आइसोबार। क्लियर हुआ,
आइसोक्रोन तो पता ही है, पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। आइसोक्रोन क्या होता है सर? इट इज अ आइसोक्रोन पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। ये क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग करती है उस पॉइंट को जिस पे से आपकी एक लाइन जाएगी, जिसके ऊपर पोर प्रेशर और डेप्थ क्या होगा सर? उसके बीच में बनेगा। तो इट स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट एट अ गिवन टाइम। धनंजय क्या लिख रहे हैं? ओके, एट अ गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर विद डेप्थ के बीच होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका आइसोक्रोन। डन हो गया सभी को? क्लियर हो गया? अब चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आगे अपन चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल के ऊपर। क्लियर हुआ सभी को? एक बार थम्स अप करिए फास्ट, ताकि स्टार्ट करें अपन न्यू चैप्टर। जल्दी से एक बार फास्ट सभी स्टूडेंट्स। प्रद्युमन, यस, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल लेयर: पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस, फाइनाइट नेचर ऑफ द सॉइल लेयर, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, रिजिडिटी ऑफ द फुटिंग। वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल यूटिलाइज्ड। किन फैक्टर को यूटिलाइज किया था? आंसर आना स्टार्ट हो गया। नवीन, प्रद्युमन, धनंजय एंड मयंक। सर बिल्कुल सही है, अभी तो बताया था आपको, अभी तो बताया। टाइम स्टॉप। देखिए वेस्टरगार्ड एनालिसिस के अंदर पॉइजन रेशियो और यंग्स मॉडुलस मतलब ई को कंसीडर किया गया था। किसमें सर? वेस्टरगार्ड की बात कर रहा है वो, और वेस्टरगार्ड की बात मैं कर रहा हूं। म्यू और ई को कंसीडर किया गया था। बट अगर बात करें किसकी सर? बात करें हम अगर बॉसिनस की, तो उसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया था। तो पूछा वेस्टरगार्ड की, तो कौन सा 2 पॉइंट होंगे? तो डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए द सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कोहेसिव सॉइल। बेटा इसका डायग्राम पता होने चाहिए। इसमें कंसेप्ट क्या काम करेगा? डायग्राम पता होंगे तब बन पाएगा। देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे नहीं तो। हाँ, धनंजय ने आंसर स्टार्ट कर दिया देना और बोल रहे हैं सर आंसर होगा बी। धनंजय के अकॉर्डिंग होगा आपका आंसर बी। बाकी स्टूडेंट्स देखिए, ये टॉपिक थोड़ा आपका फाउंडेशन से है, डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पे, देखते हैं किसका आंसर आता है। पढ़िए, अगर आंसर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। राजकुमारी बी, बस 2 जनों का ही आया है। देखिएगा देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, बियॉन्ड दी सिलेबस है कह सकते हैं इस चैप्टर के। आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजिड फुटिंग की बात कर रहा है, किसके ऊपर बनी हुई? कोहेसिव सॉइल के ऊपर, मतलब क्ले बोल सकते हैं। कोहेसिव सॉइल और वी कैन से क्ले। यहीं पे देख लीजिएगा, यहीं पे देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिएगा सभी स्टूडेंट्स नोट भी करिएगा। एक होती है आपकी फ्लेक्सिबल फुटिंग, आगे फिर देखेंगे इसे, थोड़ा सा देखेंगे इसको, डीप में नहीं चलेंगे। एक होता है रिजिड फुटिंग। रिजिड फुटिंग 2 तरह की फुटिंग होती है, तो फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर अगर क्ले के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए, मतलब कोहेसिव के रेस्पेक्ट में, तो कैसा बनता है प्रेशर डायग्राम? कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्ले के लिए होता है। और सैंड के लिए क्या होता है सर? कुछ इस तरह से बनता है। ये बात हो रही सर फ्लेक्सिबल की। अगर रिजिड की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्ले के लिए क्या हो जाएगा सर? कुछ इस तरह से हो जाएगा। और सैंड के लिए क्या हो जाएगा सर? इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है देख लीजिए, अब बिल्कुल अब देख लीजिए क्वेश्चन के। रिजिड फुटिंग सर, रिजिड फुटिंग, कोहेसिव मतलब क्ले। तो प्रेशर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? यार मैक्सिमम प्रेशर सर आपको कहाँ दिख रहा है?
एट दी एजेस और मिनिमम का दिख रहा है सेंटर पे, तो मिनिमम एट दी सेंटर और मैक्सिमम एट दी एजेस, ये हो गया बी। सेंटर है ना, ये सेंटर पे क्या हो रहा है सर, इट इज अ मिनिमम प्रेशर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मिनिमम। एजेस मतलब किनारे, कोनों के ऊपर क्या दिख रहा है सर हमारे को, इट इज दी मैक्सिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, एजेस पे होगा, और मिनिमम का होगा सर सेंटर के ऊपर होगा। क्लियर हुआ सभी को, सेकंड का बी। तो ये टॉपिक लिखिएगा। क्ले के लिए कप शेप बनता है फ्लेक्सिबल के अंदर, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सैंड के लिए, सब इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा आपका। तो सिर्फ केवल याद रखना है फ्लेक्सिबल और क्ले, अगर ये पता है तो कहानी सारी बन जाएगी। फ्लेक्सिबल शेप फुटिंग के अंदर, क्ले के लिए कप शेप बनता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पे देखिएगा, ये इफेक्टिव स्ट्रेस से क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतना कोई टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस को आता है। स्टार्ट करिए सॉल्व करना, स्टार्ट करिए सॉल्व करना। नवीन बोल रहे हैं सर कितना हो गया सर, 360, 3 का 60 हो गया। देखिएगा, इन अ सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, the effective normal stress on the horizontal plane at 5 meter depth will be, बताइए। सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट बोल दिया है सर, बताइए जल्दी से किस किस का आंसर आ गया है सर। नवीन का आंसर आ गया है सर, क्या लिख रहे हैं, 12 22 10 इंटू 5 60, समझ नहीं आया यार, माइनस होगा उसके बीच में, माइनस होगा उसके बीच में। ठीक है, करिए सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। अरे सर इफेक्टिव स्ट्रेस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस का टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस बता दीजिए। गामा डब्ल्यू, गामा इंटू एच होगा, गामा दे रखा है, एच भी आपको पता है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये होगा, माइनस होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आ गया ठीक, नहीं आया तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि अपन उसको सॉल्व करा सकें। जल्दी से बताइए, अगर आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो भी बता दीजिए। नहीं आया, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से, फास्ट। सी ओके, देखिएगा क्या करना होता है सर, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी, यूनिट वेट दे रखा है आपको 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 5 मीटर डेप्थ, डेप्थ दे दिया आपको 5 मीटर। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस सर निकालना है आपको, क्या इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है सर, सिग्मा बार होता है। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी कैलकुलेटेड। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस क्या हो गया सर, एच इंटू गामा, ये क्या होता है एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। देखिएगा एच सैचुरेटेड सॉइल मास है, मतलब डायग्राम कैसा बन रहा है कि ये वाटर टेबल है और यहीं पे ग्राउंड लेवल है, और इसके नीचे जो सॉइल है ये 5 मीटर की डेप्थ के ऊपर है, और ये जो गामा है, ये गामा सैचुरेटेड है कितना सर, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, समझ में आया। ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल, वाटर टेबल एट दी ग्राउंड लेवल का कैसे है ये, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का टोटल स्ट्रेस माइनस वाटर प्रेशर, एच गामा डब्ल्यू, हाइट कितनी है सर 5 मीटर डेप्थ है, यूनिट वेट कितना है, गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, यहाँ पे गामा की जगह गामा सेट आ जाएगा कितना 22, माइनस पोर प्रेशर क्या होता है, वाटर एक्सर्टेड या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड और वाटर ऑन द सॉइल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोर प्रेशर। यूनिट वेट वाटर का आएगा और हाइट भी वाटर की आएगी, कितनी हाइट है सर 5 मीटर, और यूनिट वेट कितना है सर 10 ले लीजिए राउंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला आंसर नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है, माइनस 10 कॉमन निकाल लिया, इंटू 5 हो गया आपका, 5 5 है तो ये माइनस निकाल लिया, तो कितना हो गया सर 22 इंटू 10 सर, ये हो गया आपका 12 इंटू 5, 12 पंजे कितना सर 60 होता है, 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 60 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया सभी का। फुटिंग वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता सर, डायग्राम समझना है उसके अंदर, कंसेप्ट नहीं समझना, केवल डायग्राम समझना है, और अपन उसको डिस्कस करेंगे जब फुटिंग चैप्टर पढ़ेंगे डीप में। क्लियर हो सभी का, आंसर आ गया, सी होना चाहिए आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दी, सर क्या क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। बताइए, इन न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन there are 10 concentric circle and 10 radial lines. The influence factor of the chart is, कैपिटल I की वैल्यू क्या होगी सर
अरे भाई क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सी बोल रहे हैं क्या धनंजय प्रद्युमन? सी बोल रहे हैं? देखिए एक बार, सी आएगा कि बी आएगा? देखिए सर एक बार, जल्दीबाजी नहीं करनी, यही तो बोल रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं कर। धनंजय आपका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां से क्या समझ में आया सर? एक तो बात समझ में आई कि कभी भी इन्फ्लुएंस फैक्टर फिक्स नहीं होता है, वो जनरल केस में होता है। जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिख रखा है कि एन एन की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू सर 20। अब इन्फ्लुएंस फैक्टर कैलकुलेट करना है हमारे को, और 1/i क्या होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर? 1 में m क्रॉस n। अब यहाँ देखिए 10 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब m की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 10 दे रखी है। n n जो है 10 रेडियल लाइंस दे रखी है, 10 रेडियल लाइंस, दोनों ही 10 10 दे रखा। तो 1 में 10 इंटू 1 में 10, m और n को, तो 1 में 100 इज इक्वल टू 0.01 होगा। सर बी होगा ना, सी कैसे होगा? सी नहीं होगा, जिसका सी आ रहा था सी इज रॉन्ग आंसर, आंसर विल बी बी। क्लियर हो धनंजय? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। The effective stress friction angle of saturated cohesionless soil is 43. The ratio of shear stress and normal effective stress on the failure plane। बताइए, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो बाकी ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जहां पे हो अपन सॉल्व करेंगे, पर अगर जहां पे उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चांस नहीं है। अगर आपने किया हुआ है, अगर आपको आंसर याद है तो ठीक है, अगर आंसर याद नहीं है तो कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो देखिए, बताइए क्या लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बताइए जल्दी से। बहुत कोई टफ नहीं है फॉर्मूला, बहुत कोई फॉर्मूला टफ नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। एक सिंपल सा फॉर्मूला देगा, आंसर आ जाएगा। अल्फा ही बताएं, आप ही बताएं सर, मैं बताऊं क्या? मुझे लग रहा है अल्फा। ठीक है, तो देखिए, किसी का नहीं आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ गया। मोर्स कुलाम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। नवीन ने लिखा है एस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन 10 मोर्स कुलाम थ्योरी पे बेस्ड होगा। ये क्वेश्चन सर शियर स्ट्रेस का क्वेश्चन है। देखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैचुरेटेड कोहेजन लेस सॉइल। अरे सर कोहेजन लेस सॉइल है, अगर कोहेजन लेस सॉइल होगा, सी की वैल्यू सर क्या होगी? 0 होगी। बट फाई एग्जिस्ट करेगा, बट फाई क्या एग्जिस्ट करेगा? तो एस बराबर क्या हो गया? सिग्मा एन 10 पता चल गया। कोहेजन लेस सॉइल है, मतलब सी की वैल्यू 0 हो गई, बट फाई एग्जिस्ट करता। फाई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। बतानी क्या आपको? रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, ये तो होता है शियर स्ट्रेस टू द नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो बताना। रेशियो किसका? शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस हो गया एस, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इज इक्वल टू 10 फाई। तो क्या लिखेंगे? एस बाय सिग्मा एन का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 फाई कितना? केवल सिंपल सी बात है 43 डिग्री पुट कर देंगे। बट आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता जेई के अंदर। कैलकुलेटर नहीं है तो याद है तो ठीक है, नहीं तो आंसर क्या होगा आपका? देखिए क्या निकल के आ रहा है, सी आ रहा है क्या? डायरेक्ट नहीं पता पड़ रहा है फॉर्मूले का, डायरेक्ट पता पड़ जाएगा बेटा। ठीक है, 9 3 आ रहा है, कॉल सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। 9 3 आएगा तो 9 3 पुट कर दीजिएगा। तो सिंपल है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल, तो यहां समझना है इफेक्टिव से रेशियो पूछा, शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस नॉर्मल से मतलब मोर कूलम्ब सॉरी, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई। क्लियर हुआ? 0.932 आ रहा है बिल्कुल। अच्छा 1045 इज टू 1, तो 43 है, तो 1 के आसपास वाला। तो आस और पास में 2 हो सकते हैं। आस और पास में भी क्या है सर? 2 वैल्यू है। तो आस पास वाला तो ऐसे तो नहीं कह सकते। अगर मैं लिख देता 9 8 लिख देता तो फिर आस और पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अगर अगर बात करें कि नॉर्मली तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये होगा, बट बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा बिल्कुल आराम से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ सॉइल। भाई शियर स्ट्रेस क्या इंक्रीज करती है? फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ सॉइल यूज्ड टू आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करती है शियर स्ट्रेस? जल्दी से बताइए। रमेश बोल रहे हैं सर आंसर होगा ए, नवीन बोल रहे सर होगा डी, धनंजय बोल रहे ए होगा। देखते हैं किसका सही है। लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी से करिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस बता दीजिए जल्दी से।
अल्टीमेट शियर स्ट्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, शियर की स्ट्रेंथ बोलता है, बिल्कुल शियर स्ट्रेंथ, और शियर स्ट्रेंथ कहते हैं उसको, तो आंसर क्या होना चाहिए सर, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या डिनोट करता है सर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मास को डिनोट करता है, डिनोट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मास, नॉट कोहेजन, नॉट रिलेटिव डेंसिटी, नॉट डेंसिटी, इट रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मास। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही है, ओके, तो याद रखे रखिएगा इसको। देखिए फिर रिपीटेड सा ही क्वेश्चन है, या पढ़ रखा है वही क्वेश्चन है, देखिएगा। The main difference between Westergaard and Bossinus equation is what? Time starts now. जल्दी से बताइए। The main difference between Bossinus and Westergaard equation or theory is due to the, बताइए। बताइए जल्दी से। बी होगा, बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल बी होगा। आंसर क्या होगा सर, लास्ट 10 सेकेंड्स। डिफरेंस जो अगर पूछ रहे बॉसिन और वेस्टरगार्ड के अंदर ई की वैल्यू कंसीडर करते हैं, ये तो बात हो गई, पर पॉइजन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट। दोनों में से अगर बात करें, ए और बी में से बात करें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर बात करें तो वो क्या होगा सर, पॉइजन रेशियो होगा, ठीक है। और अगर हो सकता है, अगर यहाँ पे लिखता आपका आइसोट्रोपिक और यहाँ लिखता एन आइसोट्रोपिक, तो ये भी डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। देखिए क्या आंसर होगा, जल्दी बताना है पर सही बताना है। बॉसिनस वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट फॉर अ कंसंट्रेटेड लोड, बिल्कुल सर कंसंट्रेटेड लोड के लिए होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर इंडिपेंडेंट होता है, जल्दी से बताइए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जल्दी से बताइए किस पर इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर बन रहा है। अगर चीजें पता है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। आंसर आना लग गया सभी का सर, आंसर सी होगा, बिल्कुल। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, देखिए क्या होगा आंसर, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप, देखिए तो सर आंसर क्या होना है, बॉसिनस जो है वर्टिकल स्ट्रेस को फाइंड आउट करता है, बिल्कुल। फॉर अ पॉइंट फॉर अ कंसंट्रेटेड लोड के लिए होता है सर, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट, किस पे डिपेंड नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। सबसे पहले सर बॉसिनस का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा जेड इज इक्वल टू के बी क्यू बाय जेड स्क्वायर, और के बी क्या हो गया 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2 पाई 1 अपॉन में 1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। अब देखिए इसको एलिमिनेट करते चले जाएंगे। देखो समझोगे जितना अच्छा ना, अभी तो समझ में आ गया, जितना अच्छा ऑप्शन को समझोगे उतनी क्लियरिटी होगी आपको, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। होता क्या है सर, हमारे को पता, अभी आपने बता दिया, सीधे इसको टिक लगा दो और आगे बढ़ जाइए। उस बढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको आंसर आ गया, आपका आंसर सही है, मैंने बताया मैं भी सही हूँ। बट जितना इसको एनालाइज करोगे चीजों को, उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, देखिएगा। डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता है सर, करता तो है, डेप्थ ही तो है, जेड इज दी डेप्थ, इस पर डिपेंड करता है, तो ये चीज गलत हो गई। इंडिपेंडेंट बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पर इंडिपेंडेंट है, नहीं सर। ये क्यू क्या होगा, ये क्यू बाय जेड स्क्वायर, ये क्यू का मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ही तो इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भी गलत हो गया। इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, पॉइंट, अरे एक डायग्राम बनाया था, रेडियल डिस्टेंस बताई दिया आपको कि इस पॉइंट से लेके ये रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेडियल डिस्टेंस आ रही है इसके अंदर, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी एंड पॉइसन रेशियो के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल ये सही हुआ आपका आंसर। क्लियर हुआ 8th का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 देखिएगा, कंप्रेशन ट्राइएक्सियल शियर स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, इन द ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल स्पेसिमेन प्रोड्यूसेस शियर स्ट्रेस ऑन, बताइए। ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कल शायद थोड़ा डिस्कस किया था आपसे, दोनों स्टेज, फर्स्ट इज द सेल प्रेशर स्टेज और सेकंड इज द डेविएटर स्टेज को शियर स्टेज, और फर्स्ट को सेल प्रेशर कन्फाइनिंग स्टेज कहते हैं। जल्दी से बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल वेरी गुड। किसका आ गया आंसर, नवीन का, धनंजय का। बेटा अगर इसका रीजन पता है तो रीजन लिखिएगा फास्ट, अगर रीजन पता है तो रीजन लिखिएगा फास्ट। क्या होगा रीजन, रीजन जरूरी है बहुत, बिकॉज शियर फेलियर ऑलवेज एट इंक्लाइन प्लेन, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ये होता है कंसेप्ट। देखिए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, और ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है सर अभी आपको बताते हैं, 2 मिनट वेट करिए।
triaxial test. It is a two-stage process. First is the cell pressure stage, or we can say shear. Cell pressure stage, or we can say confining pressure. Confining pressure stage. सेकेंड डेविएटर स्टेज, क्योंकि डेविएटर स्ट्रेस लगता है तो डेविएटर स्टेज हो गई, और उसको क्या बोल सकते हैं सर, शियर स्टेज भी कहते हैं, शियर में फेल होता है, शियर स्टेज। क्लियर हुआ? 2 स्टेप प्रोसेस है, कल भी आपको अच्छे से बताया था, दोबारा फिर देख लीजिए। ठीक है, आंसर आ चुका है सभी का लगभग। ये इसका डायग्राम हुआ और ये इसका डायग्राम हुआ। कल सर आपने बताया था कि अगर बात करें सर फर्स्ट की, फर्स्ट का मतलब सेल प्रेशर, ये कन्फाइनिंग, कन्फाइनिंग का मतलब किसी भी चीज को कन्फाइन कर देना, सभी तरफ से उसको आपको कंप्रेस कर देना और उसको एक यूनिफॉर्म नेचर के अंदर बिल्ड करना है, तो उसको बोलते कन्फाइनिंग। तो आपने क्या किया, सभी तरफ से एक वाटर का प्रेशर एक्सर्ट किया, एक वाटर का प्रेशर आपने क्या किया सर, एक्सर्ट किया। यहाँ पे क्या देखा, इट इज कॉल्ड सिग्मा 3, इसको बोलते हैं सर सिग्मा 3, सिग्मा 3, सिग्मा 3, इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ये सर क्या होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस को ऑल्सो कॉल्ड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, confining stress, or we can say confining stress, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं सर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तब समझ में आएगा जब अपन आगे सेकंड करेंगे चीज। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है, आपका जो सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल फेल नहीं होगा पहली स्टेज में, वो फेल कर इसमें सेकंड, क्योंकि शियर स्टेज और डेविएटर स्टेज जब लगेगा, मतलब इट इज द एडिशनल स्ट्रेस which is required for the failure of the soil specimen, which is used for the failure of the soil specimen। तो इतनी वैल्यू बढ़ाएंगे कि आपका फेलियर हो जाए सॉइल स्पेसिमेन, उसको बोलेंगे आपका शियर स्टेज या डेविएटर स्टेज। अब देखिएगा क्या करना है अपने को, यहाँ पे सिग्मा 3 तो लग ही रहा था, यहाँ पे सिग्मा 3 तो सर हमारा लग ही रहा था, हमको क्या कर देना है, केवल इस सिग्मा 3 के साथ, इस सिग्मा 3 के साथ ये जो लग रहा था जिसे माइनर स्ट्रेस बोलते हैं, इसमें हमारे को ऐड करना है एडिशनल स्ट्रेस। एडिशनल स्ट्रेस में और अप्लाई करूंगा, जब मैं एडिशनल स्ट्रेस और अप्लाई करूंगा तो इसको बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड दी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, वो फेलियर स्ट्रेस कर सकते हैं, बस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं। तो सिग्मा 1 हो जाएगा वो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, और कब तक बढ़ाना है सिग्मा डी सर, अप टू दी फेलियर, अप टू दी फेलियर ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, फेलियर ऑफ सॉइल सैंपल लिख दीजिए, स्पेसिमेन की जगह लिख दीजिए सैंपल। अप टू दी फेलियर ऑफ सॉइल सैंपल कितना इंक्रीज करना है, जब तक कि फेलियर ना हो जाए तब तक उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ चेक करनी है तो फेलियर पे तो चेक होगी, नहीं तो किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लोगे तो क्या वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, नहीं होगी ना। तो बिल्कुल सही है। तो सिग्मा 1 क्या हो गया, मेजर क्यों बोला, क्योंकि देखो इसमें जुड़ गया, सिग्मा 3 तो केवल क्या था, सिग्मा 3 था, जो सिग्मा 3 में सिग्मा डी अगर आपने ऐड कर दिया तो वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर, इसलिए इसको बोला गया है सर मेजर। बिल्कुल। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इतना आपको चीजें पता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब शियर में जो फेलियर होता है सर कैसे होता है सर, आ जाइए आ जाइए, शियर में जो फेलियर होता है वो कैसे होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या है सर, शियर स्टेज में जो फेलियर होगा वो कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा हमेशा। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में जो फेलियर होगा वो किस प्लेन में होगा, ना तो सर वर्टिकल प्लेन में होगा और ना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, नॉट द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इट इज इन दी इंक्लाइंड प्लेन। सर किस पे होता है सर, इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। क्लियर हुआ सभी को, इट इज ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर हुआ। देखिएगा अब क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा, देखिए, इन द ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस। सर एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस कौन सा हुआ जो आप बता रहे सर, सिग्मा डी, यही तो नहीं है। बिल्कुल सर, ये एडिशनल एक्सियल डेविएटर स्ट्रेस को बोल रहा है। ऑन द सॉइल स्पेसिमेन प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा कब, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, वर्टिकल प्लेन, इन बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, ऑल प्लेन्स, सभी प्लेन में एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आंसर क्या हो गया सर, डी हो गया। सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, थम्स अप करिए, फास्ट कमेंट करिए, समझ में आया, 100% परफेक्ट हुआ।
नहीं तो क्या सर समझ नहीं पाते हम, बस याद कर रखा था हमने किसी याद कर रखा था सर कि इंक्लाइंड में होता है, कैसे क्या होता है कुछ नहीं। अब इस लैंग्वेज देखे तो एक एक लाइन जिसकी समझ में आ रही है। अब अभी से पहले तो क्या ही पूछ लिया समझ नहीं, पर आंसर सर डी है तो मैंने भी आपको डी बता दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी तक आप ये कर रहे थे सर आंसर मुझे पता है डी है तो इसलिए मैंने आपको डी बता दिया, ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक लाइन समझेगा, ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट का एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सेल स्ट्रेस का मतलब क्या है, डेविड स्ट्रेस लग रहा था किस पे, सॉलिड स्पेसिमेन पे, प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था किस पे, ना तो वर्टिकल में, अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे होता तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फेल होता ना, क्या बात करेगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा था सर अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में होता तो वर्टिकल से आपका फेल करता है, हॉरिजॉन्टल से फेल करता है, पर ये फेल कहां से कर रहा है, इंक्लाइंड से कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, नॉनली ऑन प्लेन, सभी प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को छोड़ के सभी प्लेन के ऊपर क्या होगा, आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट शियरिंग स्ट्रेस इज नोन एज, बताइए जल्दी से बेटा, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट शियरिंग स्ट्रेस इज नोन एज, क्या होती है? आंसर आना स्टार्ट हो गया है, धनंजय, नवीन, रमेश एंड रिमेनिंग स्टूडेंट जल्दी से बताइए फास्ट, प्रद्युमन, वेरी गुड, लास्ट 5 सेकेंड्स देखिएगा। सी आ रहा है सभी का, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, स्टॉप, टाइम हो गया आपका खत्म। और यहाँ पे देखते हैं क्या देखना है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल शियरिंग स्ट्रेस, अरे शियरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी क्या होगा, कंसोलिडेशन स्वेलिंग, रेजिस्ट थोड़ी कर रहा है, स्वेलिंग का मतलब फैल रहा है ना, ठीक है, रेजिस्ट नहीं कर रहा है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम फैल रहा है। कंप्रेसिबिलिटी तो प्रॉपर्टी है, तो शियरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती है। प्लास्टिसिटी ये लूज करेगी, अगर जो सॉइल कंप्रेसिबल है तो वो शियरिंग स्ट्रेस कम लेगी ना भाई। अगर बात करें कोहेजन, भाई कोहेजन तो स्ट्रेंथ और थिक्सोट्रॉफी इज रीगेन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, दोनों शियर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी, तो कोहेजन एंड थिक्सोट्रॉफी आर द कैपेसिटी टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। क्लियर होगा, कोहेजन इंटरलॉकिंग एंड इंटरनल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन शियर स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। कोहेजन में होता है दो पार्टिकल के बीच में, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, रेस्टिंग फोर्स नोन एज कोहेजन होता है। क्लियर हुआ, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही से बताना है बस आंसर, इसरो से पूछा गया 2015 के अंदर। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इंक्रीजेस वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीजेस बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, डिक्रीज वॉइड रेशियो। और बताइए जल्दी से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से सर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जल्दी से बताइए फास्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने पे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जल्दी से बताइए फास्ट। देखते हैं, लगभग आंसर तो आ ही चुका है सभी का, सभी स्टूडेंट्स का आंसर लगभग आ ही चुका है। 1 मिनट वेट करिएगा बस। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है। ओके देखिएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा है, अभी तो सर बताया था फॉर्मूला, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस टोटल प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से, इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से क्या होता है, आपके आंसर लिखने सर आंसर सी होगा, डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, बिल्कुल सही। जब किसी भी सॉइल मास पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा दोगे तो वॉइड रेशियो आपके कम हो जाएगा। वॉइड रेशियो सर अगर कम हो गए, अरे भाई स्ट्रेस बढ़ने से वॉइड रेशियो कम होते हैं, अगर वॉइड रेशियो कम हो गए तो क्या बोल सकते हैं, परमेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, साइज ऑफ द वॉइड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, तो परमेबिलिटी विल बी आल्सो बी डिक्रीज, बोथ विल बी डिक्रीजेस, बोथ विल बी डिक्रीजेस। क्लियर हुआ, ओके। बट ड्राई डेंसिटी सर क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी, शियर स्ट्रेंथ क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। समझ में आया, ये सब चीजें इंक्रीज होगी। डिक्रीज क्या होती है, वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी, ये सब डिक्रीज होती है आपकी, ठीक है। चलिएगा, एलएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, 1 से 2 मिनट जो भी लेना है जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए, अ 10 मीटर डीप सैंडी स्ट्रेटम ऑफ बल्क डेंसिटी 20 सेंटीमीटर किलोटन पर मीटर क्यूब इज हैविंग द वाटर टेबल एट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल सरफेस। भाई 2 मीटर नीचे है ग्राउंड लेवल से, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10, इफेक्टिव स्ट्रेस एट 10 मीटर बिलो, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल पे कैलकुलेट करना है आपको, 10 मीटर बिलो दी ग्राउंड लेवल पे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल बहुत ही फास्ट है मयंक, मयंक का आंसर आना स्टार्ट हुआ है, मयंक बोल रहे हैं सर आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग
मेरे अकॉर्डिंग सर मैं बोलता हूं आंसर होगा 120। बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? सॉल्व करिए डायग्राम के साथ, विद डायग्राम के साथ सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। बिल्कुल सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, फास्ट। प्रद्युमन का भी 120 आ गया। बाकी स्टूडेंट्स किसी का नहीं आएगा आंसर? किसी का आंसर नहीं आया भाई, सॉल्व करिए, डायग्राम बनाइए। टाइम इसलिए तो दे रहे हैं आपको। धनंजय का आंसर आ गया सर, आंसर बी होगा। देखो नवीन, प्रद्युमन, धनंजय, मयंक, अगर आपके आंसर बी आ रहे हैं इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए सर? बी ही होना चाहिए। लास्ट 20 सेकेंड्स बस, जिसका आना है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सॉल्व कराएंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट का तो क्वेश्चन था ये, अगर जल्दी सॉल्व कर दिया बहुत ही बढ़िया बात है। 1 से 2 मिनट तो इसको लेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। रोक दीजिए इस टाइम को, हो गया आपका टाइम। देखिएगा क्या क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मेरे को डायग्राम बनाना आ गया इस लैंग्वेज के ऊपर, अगर आपने डायग्राम बना लिया मतलब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ लो 100% ही खत्म हो गया। करना क्या है? 10 मीटर डीप सैंडी स्ट्रेटम, एक ग्राउंड लेवल बनाया मैंने, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। 10 मीटर तक क्या है सर हमारी जो सैंड है, लैंग्वेज से चल रहे हैं, बिल्कुल जो लैंग्वेज बोल रहा है बस उस लैंग्वेज से चल रहे हैं। 10 मीटर है डीप सैंडी स्ट्रेटम। बल्क डेंसिटी किसकी है सर? उसकी बल्क डेंसिटी कितनी गिवन है? गामा इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हैविंग द वाटर टेबल इज 2 मीटर बिलो। अब ये है कंसेप्ट तो कि जो यहाँ पे जो वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल सर ये रही, जो कितना मीटर बिलो है ये वाटर टेबल है, इट इज कॉल्ड द वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। कितना मीटर बिलो? यहाँ मैं लिख रहा हूँ इट इज दी 2 मीटर बिलो, 2 मीटर बिलो दी ग्राउंड लेवल। तो जैसे ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे है, बिल्कुल सही। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेना है यहाँ से? गामा तो डब्ल्यू लेना है सर, कितना लेना है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है आपको। बिल्कुल हो गया, डन। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ कैलकुलेट करना है, मतलब सिग्मा बार कब कैलकुलेट करना है और कहाँ कैलकुलेट करना है आपको? 10 मीटर बिलो दी ग्राउंड लेवल, मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन पे। समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? इस एक्स एक्स सेक्शन पे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम समझ में आया सभी को? बिल्कुल। तो एक ग्राउंड लेवल है, 10 मीटर उसका सैंड स्ट्रेटम है, 2 मीटर बिलो के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? वाटर टेबल मिल रहा है। इससे जो सॉइल है उसकी यूनिट वेट कितना, बल्कि यूनिट कितना देगा? 20 दे रखा है, और ग्राउंड डब्ल्यू कितना देगा? 10 दे रखा है। आपको निकालना है 10 मीटर बिलो के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बात करें टोटल स्ट्रेस निकालता हूं मैं, सिग्मा इज द टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होगा सर? कि सॉइल जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेस, या फिर सरचार्ज। तो सॉइल है, अभी तो सरचार्ज है नहीं, तो H इंटू गामा, गामा इंटू एच था फॉर्मूला। यूनिट वेट कितना सर? 20, और हाइट कितनी है? 10, तो क्या हो गया? 200 हो गया, 200 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर पोर्टर प्रेशर की बात करूं, पोर्टर प्रेशर मतलब वाटर विच इज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सॉइल इज नोन एज पोर्टर प्रेशर। कितना है सर? 2 मीटर इधर हो गया, तो कितना बचा सर? ये तो 8 मीटर ही बचा नीचे, तो बिल्कुल सर 8 मीटर बचा। तो वाटर कितना? 8 मीटर प्रेशर एक्ट करेगा। 10 इंटू 8 तो क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू सर कितना? 10 लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, गामा डब्ल्यू देखिए 10 गिवन है, और एच डब्ल्यू हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर सर कितना है? 8, तो क्या बोल देंगे? इट इज दी 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे सर जब ये दोनों ही आ चुके हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्टर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का टोटल स्ट्रेस कितना सर हो गया आपका? 200 माइनस 80, तो सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू 80 तो हो गया आपका 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूरा एक एक चीज आपको बता दी है। अब कभी भी इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया सर? आंसर हो गया बी। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। अभी भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट। बताइए कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है
कि 8 क्यों लिया, 10 क्यों लिया, 20 क्यों लिया, 10 क्यों लिया, जो भी है आपका डाउट है वो क्लियर कर बताइए। राजकुमारी, मयंक, मयंक का तो आंसर आ चुका था, राजकुमारी, जितेंद्र, रमेश, आप स्टूडेंट्स आप बताइए। जिसने आंसर नहीं आया उनको अगर कोई हो सकता है डाउट, जिसका आ गया इसका मतलब उसको सॉल्व कर ही लिया उन्होंने, तो जिसका नहीं आया उनको देखिए अगर समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। चलें आगे, नो कमेंट्स, ओके चलते हैं फिर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। बताइए, न्यूमार्क्स चार्ट इज यूज्ड इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग टू डिटरमाइन। न्यूमार्क्स चार्ट का यूज क्या होता है सर? अभी तो पढ़ा है हमने न्यूमार्क्स चार्ट, किसमें पढ़ा है सर? वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा है। तो क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस इन द सॉलिड सरफेस लोडिंग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो बच्चे बोल रहे हैं सर, सी होगा आंसर। जो बच्चे बोले सर आंसर होगा सी। भाई अर्थ प्रेशर थोड़ी कैलकुलेट करता है, सीपेज लॉस थोड़ी कैलकुलेट करता है, परमिएबिलिटी थोड़ी कैलकुलेट करता है, ये स्ट्रेस कैलकुलेट करता है सॉइल के अंदर ड्यू टू दी सरफेस लोडिंग। लोडिंग के कारण क्या करता है? स्ट्रेस को, वर्टिकल स्ट्रेस स्ट्रेस को कैलकुलेट करता है न्यूमार्क्स चार्ट। ठीक है, सी आंसर होगा सभी का, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए जो क्वेश्चन कराया था, बोला था न्यूमेरिकल आता है, वही न्यूमेरिकल आ चुका है आपके सामने। फॉर अ फुटिंग 2 मीटर into 1 meter exert a uniform pressure of 150 kilonewton per meter square on the soil assuming a load dispersion of 2 vertical into 1 horizontal, मतलब 1/2। ठीक है, the average vertical stress in kilonewton per meter square at 1 meter below the footing is, बताइए कितना होना चाहिए? at 1 meter below the footing is, बताइए कितना होना चाहिए? डायग्राम बताइए, बनाइए, उसका आराम से सॉल्व करिए। 1-2 मिनट देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है, अगर टाइम बचता है तो कर सकते हैं ना अपन इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है? बताइए नवीन, प्रद्युमन, मयंक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बताइए क्या आना चाहिए आंसर। ये बोल रहा है फुटिंग का एरिया दे रखा है आपको 2x1, रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गई। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए फॉर्मूला पता है हमारे को? बिल्कुल सर पता है, Q इंटू एरिया B इंटू एल डिवाइड बाई बी प्लस 2nz प्लस इंटू एल प्लस 2nz, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपने को। ठीक है, रमेश का आंसर आ चुका है, रमेश एंड नवीन, आंसर इज 50। रिमेनिंग स्टूडेंट्स वेरी गुड, रमेश बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। विद इन देख लीजिए 1 मिनट और 20 सेकंड के आसपास आपने क्या कर दिया था? आंसर दे दिया था, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए एसएससी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टाइम लेते नहीं है, दिखने में लगते हैं कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, नहीं तो क्या होगा 10 सेकंड 20 सेकंड के आंसर होते हैं। देखते ही अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर तो आप चाहे कितना ही टाइम लगा दीजिए। मयंक का भी आ चुका है, रमेश, नवीन एंड मयंक का आ चुका है। देखिए बाकी स्टूडेंट्स बताइए फास्ट। धनंजय का भी आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। देखिए बाकी स्टूडेंट्स फास्ट, लास्ट 20 सेकंड्स देते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे अब, लास्ट 20 सेकंड्स, फास्ट करिए सॉल्व। स्टॉप, लास्ट 5 सेकंड्स, टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा यह सब, इसको अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो क्या करना होगा जो कभी ना भूलें, उसके लिए अपने को इसको बिल्कुल डायग्रामेटिक व्यू से समझना होगा। डायग्रामेटिक व्यू से समझना होगा, क्या कहना है? अगर एक बार डायग्राम समझ गए तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक फुटिंग है। ठीक है, इस फुटिंग के ऊपर क्या लग रहा है सर? लोड लग रहा है। इस फुटिंग के ऊपर लग रहा है हमारा लोड, जितना भी है वो देख लेंगे। ये हो गया सर, और ये हो गया आपका एल, ये हो गया विड्थ एल। एल को और इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कहेंगे सर ये एल कैसे हो गया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, आगे तक जा रहा है ये, क्लियर हुआ? ये बी हो गया और वो आपका एल हो गया।
यहां से अगर बात करें तो सर ये भी क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। डन। ये आपका स्लोप हो गया 1 in n, ठीक है। और ये हो गया आपका nz, और ये भी होता है सर हमारा nz। तो जो अपन लिख रहे थे b प्लस 2nz, वो क्या होता है, ये सर टोटल जो होता है, टोटल जो होता है ये होता है b प्लस 2nz, 2nz, दिस इज दी टोटल विड्थ। इसी तरह से अगर इसका साइड सेक्शन देखें, जो साइड सेक्शन था आपका जो दिख नहीं रहा उधर, उसको देखें तो सर ये लेंथ था सर, बिल्कुल लेंथ थी। ये हो गया nz, ये हो गया nz, ये लेंथ तो लेंथ हो गई। तो क्या लिख सकते हैं इसको भी l प्लस 2nz टोटल हो गया आपका, ठीक है। क्लियर, b प्लस 2nz और l प्लस 2nz, और ये लग रहा है सर हमारा q। ये कितना हो गया सर हमारा q लोड हो गया। क्लियर हुआ। और ये स्लोप हो गया। डायग्राम समझ में आया सभी को। z इज द डेप्थ होगा, बिल्कुल z क्या बोल रहे हैं, z जो है ये डेप्थ है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन से डाटा आपने को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। टू क्रॉस वन और 150, 2 क्रॉस 1 150 और 2:1। टू क्रॉस वन का मतलब क्या है आपका सर, ये हो गई 2 क्रॉस 1 और 2, ये हो गया, ये तो हो गया आपका z 1 मीटर डेप्थ पे 150, ये हो गया आपका लोड। और हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल 1:2 का रेशो था, तो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल लिख रखा था 1:2 या 2:1, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है, z कितना है सर 1 मीटर के ऊपर, z कितना है 1 मीटर, ये 150 हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर सबसे पहले तो अपन इसका लेंथ निकाल लेते, कितना हो जाएगा सर, n की अगर जो बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल सर इज 0.5, तो n के लिए हो गया सर 0.5, तो यहाँ पुट करें 0.5, डेप्थ कितना है सर 1 मीटर की डेप्थ पे 0.5, डेप्थ कितना है सर 1 मीटर, और ये b कितना था सर, b 2 था, तो ये हो गया सर हमारा 2, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया 0.5 इंटू 1, तो 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इट इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से अगर इधर की बात करें, लेंथ थी 1 प्लस 0.5 और 0.5, तो ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, l प्लस 2nz, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करना है। अब क्या करना है अपने को, केवल इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। देखिएगा फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो सिग्मा z किसका होता है, q b इंटू l, प्लान एरिया। बेटा ये क्या बोल रहे हैं, प्लान एरिया बोल रहे हैं। कौन सा प्लान एरिया बोल रहे हैं, ये जो टॉप का जो एरिया होगा, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो क्या है आपका, टॉप वाला एरिया हुआ प्लान एरिया। तो इसका एरिया कितना 2:1 बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ सुनिएगा आराम से, 2:1 प्लान एरिया। तो क्या लिख दीजिए सर, ये जो b इंटू एल है वो क्या होगा सर 2:1, क्यू क्या होगा, जो लोड इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, कितना 150 जो लोड एक्सर्ट कर रहा है, ये हो गया आपका क्यू। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया प्लान एरिया, ये तो हो गया प्लान एरिया का। सेकंड बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें b प्लस 2nz और l प्लस 2nz वैल्यू पता है अपने को, पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 150 तो लोड उस पर अप्लाई हो रहा था, प्लान एरिया 2 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाय b प्लस 2nz निकाल रखा है सर हमने, 2 प्लस 0.5 1.5, तो 3 इंटू 2, वो कितना था सर 1, बता दिया था आपको, यहाँ पे देखिए सॉल्व करके बता रखा है कितना सर 1 इंटू 0.5 0.5 तो 2 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15, तो 50, तो किसका आ रहा था 50 आ रहा था क्या, 50 स्ट्रेस किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना आ रहा 50 आ रहा था क्या। देखिए सभी स्टूडेंट्स एक बार चेक करते हैं, सी बोल रहे थे आप, ए बोल रहे थे, हाँ ए 50 है, बिल्कुल सही है। जो 50 बोल रहे थे स्टूडेंट्स उन सभी का आंसर सही है। क्लियर हुआ, ए, हाँ किस किस का था, रमेश, नवीन, मयंक, धनंजय, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, विद इन दी 2 मिनट्स। अगर टाइम बचता है तो एक बार तो स्किप करके आगे निकल जाना है, अगर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इसको दोबारा आना है और जल्दी से इसको सॉल्व कर देना है प्रॉपर, ठीक है। सभी को हो गया, थम्स अप करिए फास्ट स्टूडेंट्स।
जल्दी थम्स अप करिए फास्ट। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज योर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। देखिए बताइए क्या होगा आंसर। द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज ड्यू टू दी both external load acting on the soil and the weight of the soil particle, only the weight of the soil particle, external load acting on the soil या weight of the water present in the pore। जल्दी से बताइए 15 का। the effective stress on the soil is due to the, आंसर स्टार्ट हो गया। धनंजय, राजकुमारी, रमेश, प्रद्युमन, बिल्कुल सही है, परफेक्टली। अरे ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। पूछ रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सरचार्ज या जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है वो प्लस सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, दोनों से जो लगता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। तो बोथ एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल एंड द वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो 15 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल सभी का आंसर ए है। वेरी गुड, आंसर हो गया आपका ए। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ डी इज द रिप्रेजेंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। देखिएगा, इफ डी रिप्रेजेंट द ग्रेन साइज, द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। अरे बेटा ये तो क्वेश्चन ही इसी का नहीं है, ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखिए, इंसिपेंट मोशन ऑफ द सेडिमेंट टेक प्लेस, तो शील्ड स्ट्रेस है ये, शियर स्ट्रेस नहीं है, ये शील्ड स्ट्रेस का क्वेश्चन है। ये आपका इरिगेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर बात करें तो बी होगा। अपने को इससे लोड नहीं लेना है, ये अपना शियर स्ट्रेस या वो नहीं है, ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। देखिए सेडिमेंट, इंसिपेंट मोशन ऑफ सेडिमेंट, ये आपका इरिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें शील्ड स्ट्रेस होता है, शील्ड स्ट्रेस। इसका आंसर होगा आपका बी। इस पे अपन को ध्यान नहीं देना, ये आपका सॉइल का क्वेश्चन नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, 7वां नंबर चैप्टर खत्म हुआ है। कल स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 8। तो बने रहिए और रोज आइए, प्रॉपर रिवाइज करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो आपको बोल रखा है, व्हाट्सएप नंबर पे केवल स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।